A very good morning to all of you. So today again we are here to discuss the important current affair of this whole week. So the week will be from 20 June to 25th Jan, 25th June itself. So इस पूरे हफ्ते का we are going to discuss one by one करके क्या है. So इस हफ्ते थोड़ी बहुत चीज़ें important थी, न्यूज़ में भी थी काफ़ी, तो हम एक एक करके उसको समझने की कोशिश करते हैं. इंडेक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज अबाउट सिंगल यूज़ प्लास्टिक. हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है और इसको बैन करने की बात कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या है वो हम देखेंगे इन डिटेल. फिर लाइटनिंग अभी रिसेंटली वी हैव अ शावर इन आर सिटी, सो लाइटनिंग इफेक्ट भी दिख रहा था. सो कैसे होती है ये लाइटनिंग, इससे क्या हो रहा है, क्यों इसे कंसिडर नहीं करा जा रहा एक नेचुरल डिजास्टर की तरीके से. ना बात करते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. थोड़े चीज़ों को CII के अंदर डाल दिया गया है. RBI के द्वारा नोटिफिकेशन आई है, मतलब RBI नहीं, खुद मीटी सरकार के द्वारा ही नोटिफिकेशन आई है दैट सर्टेन बैंकिंग हैंडल्स आर बीइंग पुट इन CII. तो क्या है वो भी हम डिटेल में समझेंगे. देन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट WHO के द्वारा एक रिपोर्ट रिसेंटली जारी करी है मेंटल हेल्थ को लेके. मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी नज़र पे सब इस पे फोकस इतना करते नहीं है जितना होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट है जो हम डिटेल में समझेंगे. देन अमृत सरोवर मिशन रिसेंटली अप्रैल के अंदर सरकार के द्वारा एक मिशन शुरू किया था, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्यों न्यूज़ में क्या है. देन 4 न्यू कॉरल्स रिकॉर्ड हुए इंडियन वाटर में से. इंडियन वाटर्स के अंदर से 4 न्यू टाइप्स ऑफ कोरल्स हैज बीन रिकॉर्ड. तो कोरल होते क्या है, कैसे बनते हैं वो हम समझेंगे. देन इको सेंसिटिव जोन्स. अभी इको सेंसिटिव जोन्स क्या है, कौन बताता है, और अभी क्यों हाल फिलहाल में इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है. ठीक है. देन वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट बहुत न्यूज़ में था. जो ये पावर प्रोजेक्ट चल शुरू होने वाला है और कहाँ पर है, कैसे है, वो हम डिटेल में जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे. रिसेंटली पीयूष गोयल WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ही सेड अ स्टेटमेंट दैट इट इज़ बिन सेटिस्फाइड कि वो खाली हाथ वापस नहीं आ रहे. अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है और क्या क्या उसमें डिस्कशन हुई है, बहुत सारे पहलू पे बात की, इंडिया को कितनी जगह कंसेशन भी मिला गया है. सो देखते हैं क्या है, और प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज़ के ऊपर थोड़े बहुत टॉपिक. ना मूविंग हाइट, सबसे पहला टॉपिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए. सी ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने की बात बहुत पहले से शुरू हो गई थी और टाइमलाइन दे दिया गया था. अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आया गया है कि 1 जुलाई से देयर विल बी कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक. ठीक है. एक 50 to 70 माइक्रोन जितना उन्होंने बता दिया है कि इससे नीचे के जो भी प्लास्टिक होंगे, राइट, और उतने तक वो बैन कर दिए जाएंगे, और इसके ऊपर धीरे 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 दे आर गोइंग टू फेस आउट. सो 1 जुलाई से it is going to be banned single use plastic. See 1 जुलाई is the date even for the GST. तो 1 जुलाई सरकार को बहुत पसंद है, तो 1 जुलाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए रखा गया है. नाउ रिसेंटली एनवायरनमेंट डे बनाया गया था, और उससे पहले भी थोड़े साल पहले इंडिया ने उसे बोला था कि वी आर गोइंग टू बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू बैन दी सिंगल यूज़ प्लास्टिक. ठीक है. तो उसी के बेसिस पे ये पूरी की पूरी चर्चा है. आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सेंटर के द्वारा एक गैजेट नोटिफिकेशन दिया कि 1 जुलाई से इट इज़ गोइंग टू बी बैन. ठीक है. तो अब क्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो समझेंगे, कौन सी आइटम बैन हुई है वो हम देखेंगे, ये लॉ कब से इन्फोर्स में है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा, चैलेंजेस क्या है, एंड मेजर्स क्या इंडिया ने सो फार लिए गए हैं. सो यू कैन सी आप रोज़मर्रा में ये प्लास्टिक की बॉटल्स, जूस पीने के लिए ग्लासेस, ये जितना भी कॉफ़ी ग्लासेस, स्ट्रॉज, ये जो भी यूज़ करो, दिस इज़ ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक. ये सभी की सभी चीज़ें बैन हो जाने वाली है. सो आखिरी टाइम है 30 जून, तब तक इट इज़ बिन यूज. उसके बाद 1 जुलाई से इट इज़ बी कम्प्लीटली बैन ऑन इंडिया. ना बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक. सिंगल यूज़ मतलब ऐसे प्लास्टिक जो आप एक बार यूज़ किए उसको बाद में फेंक दिया. यू कांट यूज़ इट मल्टीपर्पसली. फॉर एग्जांपल आपने कोई पैकेट सामान लिया, ठीक है, जैसे वेफर्स, एक बार खोला, फिर वो पैकेट को क्या वापस यूज़ करने वाले नहीं, यू आर गोइंग टू जस्ट थ्रो इट. जैसे कॉफ़ी पिया स्टारबक्स की कहीं की भी, सो आपने वो कॉफ़ी कप में पिया एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू थ्रो इट. तो ये सारी चीज़ें जो एक बार यूज़ करते हैं और उसे फेंक देते हैं, दैट इज सिंगल यूज़ प्लास्टिक. ठीक है. अब इसी का ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और वही पॉल्यूशन ओशन
एंड हर जगह पहुंच रहा है। इवन लास्ट लेक्चर में जब हमने देखा था अंटार्कटिका में माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी गंभीर है स्थिति और हमें प्लास्टिक को बैन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का किचन का जो कचरा होता है, खाने का जो भी वेस्ट होता है, एक टाइम के बाद वो डिकम्पोस्ट हो जाता है, बट प्लास्टिक को डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, ग्रॉसरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, बॉटल, स्ट्रॉस, कंटेनर, स्टाइरोफॉर्म कप्स, प्लेट्स, ये सारी चीज़ें सिंगल यूज प्लास्टिक में आती है जो एक बार डिस्पोज करके फेंक देते हो आप। सो डिस्पोजेबल बैग्स और वो सारी की सारी चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ प्लास्टिक्स की ही, तो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉ है, उसको लगता है, स्ट्रॉ जो पीते हैं, ठीक है, तो उसको लगता है कुछ 200 साल डिग्रेड होने में, ठीक है, नेचुरली डिग्रेड होने में 200 साल लग जाते हैं स्ट्रॉ को। फिर कप को लगता है कुछ लगभग 30 to 40 ईयर्स डिग्रेड होने में, ठीक है। फिर जो डायपर्स होते हैं, बच्चों के डायपर्स, उसको कुछ लगता है 500 साल डिग्रेड होने में। कॉफ़ी कप्स 30 to 40 ईयर्स। फिर जो क्या बोलते हैं, बॉटल्स होती है, पानी की बॉटल्स, तो 20 साल। इस तरीके से अलग अलग ईयर्स होते हैं उसको डिग्रेड करने में। आप सोचो बच्चों के डायपर्स कितने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हाल फिलहाल में, एंड इट टेक 1 डायपर टू डिस्पोज 500 ईयर्स। मतलब कितना टाइम लगेगा उसको डिस्पोज होने में, कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेशन हो रहा है। और ये वेस्ट जनरेशन सही मात्रा में कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कलेक्ट नहीं हो रहा तो रिसाइकल नहीं हो पा रहा, और इसका एक हीप बनता जा रहा है, जो हाल फिलहाल में आप रिसेंटली अपने सिटी के पास देख सकते हो, पिराना हीप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ आइटम्स जो CPCB, स्टैंडर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अनाउंस किए, जो इस बार बैन कर देनी चाहिए। तो ये जो 1 जुलाई से जो बैन होने वाली है वही सारी आइटम्स है, जैसे कि ईयरबड्स के अंदर जो प्लास्टिक होता है, बलून की स्टिक्स, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक्स, कटलरी आइटम्स इंक्लूडिंग प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फॉक्स, स्पून्स, नाइफ्स, ट्रे, स्वीट बॉक्सेस, invitation cards, cigarette packets are also going to be banned. PVC banners measuring under 100 microns. So polystyrene for decoration, मतलब जो भी ये सारी की सारी चीज़ें देखो फॉसिल फ्यूल से ही बनी है। जब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वहाँ पे जब पूरा का पूरा डिस्टिलेशन प्लांट होता है, तो वहाँ से ये प्लास्टिक बनता है, और ये प्लास्टिक से सारी चीज़ें बनाई जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट करती है, और ये हाईली इन्फ्लेबल है। जैसे कहीं पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हिप बन गया है कचरों का, अब यहाँ उसके अंदर प्लास्टिक होगा, कभी अगर यहाँ पे आग लगी तो ये हाईली फ्लेमेबल है, प्लास्टिक पूरी की पूरी आग लग जाएगी, और इतना रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक गैसेस होगा जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है ना। आप देखो मिनिस्ट्री ने बोला है कि ऑलरेडी 75 माइक्रोन की तो हमने बैन करके रखी हुई है बैग्स, ठीक है। एक्सपांडिंग द लिमिट, अर्लियर 50 माइक्रोन थी 2018 से पहले, ठीक है, अब उसको कर दिया गया है 75 माइक्रोन लास्ट ईयर। हाल फिलहाल में बोला कि दिसंबर से ये बैन 120 माइक्रोन, मतलब ये थिकनेस की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक की थिकनेस की बात कर रहे हैं कि 120 माइक्रोन को हम दिसंबर से बैन कर देंगे कि इतनी थिकनेस वाली भी प्लास्टिक नहीं चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो बैन है, ठीक है, इससे आप देखो कि पहले क्या बोल दिया 50 to 75 माइक्रोन। अभी थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना, तो इतना एडजस्ट करने में मशीन में फायदा नहीं, पर बहुत ज़्यादा है डिफरेंस 120, तो पूरा का पूरा मशीन अपग्रेड करवाना पड़ेगा। सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था, जहाँ पे कंप्लीट बैन बोल दिया गया था। उसी रूल के अंदर कि जो सैचेट्स होते हैं प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं, गुटखा, टोबैको, पान मसाला के लिए, आप सैचेट का मतलब ये होता है कि आप कहीं फॉर एग्जांपल होटल जाते हो, वहाँ पे डेयरी का पाउडर पड़ा होता है, मिल्क पाउडर, शुगर होता है, तो वो जो होता है ना उसको ही सैचेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ऐसे ही सैचेट्स के अंदर गुटखा, टोबैको ये सब मिलता है, और ये 2016 से ही बैन है। याद रखना, आपके कितनी बार स्टेटमेंट्स में, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज बिन रिसेंटली बैन, ठीक है, और ये डाल दिया गया, ये 2016 से बैन है। अभी जो बैन किया गया है वो 1 जुलाई से किया है। सिगरेट के पैकेट्स है, फिर पूरी कटलरी है, ये सारी चीज़ जो हमने आगे बताई गई है, ठीक है। नाउ
ये बैन कैसे इन्फोर्स होगा? देखो ये बैन मॉनिटर किया जाएगा सीपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों मॉनिटर करेंगे, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इन लोगों ने तो बोल भी दिया है आसपास की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि आप प्लास्टिक किसी को नहीं दोगे, अगर पता चला आप ही नहीं दिया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। फ्रेश लाइसेंस दिए जाएंगे, पुराने लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे और कंप्लीटली शिफ्ट करने की बात चली। अगर कोई करता है देन उसको सजा मिलेगी, ठीक है। ठीक है, सो अगर कोई पाया गया कि भैया कोई बेच रहा है इलीगली तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा एंड उसे सज़ा भी मिली जाएगी। सो उसी के अकॉर्डिंग आप अगर सज़ा देखो तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उन्हें सज़ा मिलती है 5 साल की और या पेनल्टी 1 लाख की, ठीक है। और प्लस और भी पावर्स दिए गए हैं कि अगर वॉयलेटर्स है तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बोलेगी कि भैया कंपनसेशन पे करो जो आपने एनवायरनमेंट को डैमेज किया, ठीक है, आपके वजह से एनवायरनमेंट डैमेज हुआ है तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। और भी लोकल अथॉरिटीज़ है वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग पैनल कोड्स लगा सकती है, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन डाल दिया गया है। कंप्लीट सरकार का मोटिवेशन है जो पहले 2018 में आया था, बीट द सिंगल यूज प्लास्टिक, एनवायरनमेंट डे को बीट द सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022 ये रूल में बदलाव किया था, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल, जो 2016 वाला जो रूल था, ठीक है, 2016 वाला जो रूल था उसमें बोला था कि मल्टी लेयर प्लास्टिक्स को हम फेज आउट कर देंगे, बैन आउट कर देंगे, पर कहीं भी डायरेक्टली सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात नहीं की थी। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था एनवायरमेंटलिस्ट के कि सरकार इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहती है इन इंडस्ट्रीज़ को, इसलिए 2018 को सरकार के खुद ने ये थीम रखी गई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, और उसी की बेसिस में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में चेंज आया गया और बोला गया सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय 2022 फिर हम बैन कर देंगे। सो इतना मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को टू शिफ्ट। सो 1 जुलाई से अब ये होने वाला है, इसलिए हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन है। ना बात करते हैं, आप देखो ये चिप्स एंड कन्फेक्शनरी पैकेट्स अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। तो आप देखो सबसे ज़्यादा किसका शेयर है, तो यू विल बी सीइंग कि सबसे ज़्यादा चिप्स के पैकेट्स का शेयर है 19%, उसके बाद बॉटल कैप्स एंड लीड्स इसका सबसे ज़्यादा शेयर है, देन ये पीईटी बॉटल्स का, गार्बेज बैग एंड पैकेजिंग एंड 43% ये। अभी ये इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेशन हो रहा है। बीच में न्यूज़ में सरकार के द्वारा बोला गया था इस रूल्स के अंदर ही कि स्टेट्स को सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, तो क्या हमें प्रॉपर डेटा मिले प्लास्टिक जनरेशन का कितना हो रहा है और कितना कम करना चाहिए उस बेसिस पर प्रॉपरली स्टेट्स डेटाज दे नहीं पा रही है, इसलिए प्रॉपर डेटाज नहीं है। पर थोड़ा बीच में एक सर्वे 60 सिटीज़ का किया गया था जिसमें पता चला कि कुछ 26,000 टन जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, 26,000 टन, ये लगभग का आइडिया बोला है, इससे भी ज़्यादा होता ही होगा, ठीक है। उसमें से सिर्फ 70% कलेक्ट होता है और उसमें भी 60% ही सिर्फ रिसाइकल होता है, बाकी का पूरा डंप जाता है और बाकी का कलेक्ट नहीं होता, और ये प्रॉपर डेटाज भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखने जाए तो पर कैपिटा इंडिया का कुछ 4 kg, एक इंसान 4 kg जितना प्लास्टिक कंज्यूम करता है। अगर उसी के सामने हम बात करें ऑस्ट्रेलिया वैसी कंट्रीज़ की, सो दे आर कंज्यूमिंग मोर 500 kgs, यूएस इतनी सारे केजीज, वो हमसे ज़्यादा है। अब यही सारी डेवलप कंट्रीज इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करके फेंक देती है ओशन से, ऑलमोस्ट सर्कुलेट होके पैसिफिक या लो लैंड एरियाज़ में आते हैं, मेजरली डेवलपिंग कंट्रीज़ के कोस्टल एरियाज़ के पास ये इकट्ठा हो रहे हैं। रिसेंटली बीच में भी था दैट मलेशिया के पास, फिलीपींस के पास इतना प्लास्टिक वेस्ट गैदर हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन, वहाँ से आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसी की बात चर्चा पे यूएनएफसीसी की मीटिंग में भी निकाली थी कि ये जो डेवलप कंट्रीज़ है उनके प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के वजह से हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम मरीन बिगड़ रहा है एंड वी शुड बी कंपनसेट। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, बट यू कैन सी इंडिया का सिर्फ 4 kg है कंपेयर टू द डेवलप कंट्रीज जो 500 kg, एक इंसान 500 kg जितना प्लास्टिक कंज्यूम करता है। सो काफ़ी ज़्यादा है।
और ये ड्विंडलिंग चैलेंज प्लास्टिक का सिर्फ इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, और उसी को ही कैटर करने के लिए इंडिया ने खुद से इनिशिएटिव शुरू किया है, बाकी सारी कंट्रीज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इट वाज बांग्लादेश इन 2002 जिन्होंने कंप्लीट बैन कर दिया था प्लास्टिक को, ठीक है। फिर 2018-19 के पास ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड ने भी बैन कर दिया है प्लास्टिक को। चाइना ने 2020 से फेज आउट मैनर में बैन करना शुरू किया है। 2021 इवन यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि आप संभाल के यूज़ कीजिए, इतना मतलब वेस्ट जनरेशन नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। सो सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का हाल फिलहाल का टारगेट शुरू हुआ है 1 जुलाई से कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है, कंपोजाइट प्लास्टिक को बैन नहीं किया। कंपोजाइट ऐसा प्लास्टिक है जो वो बायोडिग्रेडेबल है, सिंगल यूज प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। पॉलीइथिलीन बैग्स होती है वो डिग्रेडेबल नहीं होती, हमने देखा है कितने साल लगते हैं ना। बात करते हैं इम्पैक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक की। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एनवायरमेंट पॉल्यूशन की, अभी हम लोगों का कल्चर कैसा हो गया है, यूज करो फेंक दो, ठीक है। यूज करो फेंक दो, आप लोग फेंक देते हो, ये सब गैदर हो रहा है, जिसके वजह से फॉर एग्जाम्पल ये प्लास्टिक यहाँ गैदर हो गया सॉइल के अंदर। अब ये क्या होगा विद द टाइम, बहुत टाइम के बाद थोड़ा 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 माइक्रो प्लास्टिक होगा। अब इससे लीचिंग वीचिंग कुछ भी होगी, इसकी टॉक्सिक लिक्विड या जो भी एलिमेंट है वो ग्राउंड वाटर में जाएगी और वो लोग कंज्यूम करेंगे। तो कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली डिग्रेड कर रहा है ये प्लास्टिक, इसलिए एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। दूसरा डिस्पोजेबल इशू, इट इज़ हाईली इनडिस्पोजेबल कि प्लास्टिक का डिस्पोजिशन करना बहुत ही बड़ा इशू है। लोगों का एक तो कल्चर है फेंकने का, ठीक है, एंड ये फेंक के ऑलमोस्ट क्लॉग हो जाते हैं रिवर चैनल्स प्लस ड्रेनेज सिस्टम इन दिस अर्बन सिटीज़, जिसके वजह से यू आर सीइंग द फ्लैश फ्लड। वो कारण ही ये है बिकॉज ऑफ पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गया है प्लास्टिक के वजह से, और यही डिस्पोजेबल के वजह से ये पूरा का पूरा प्लास्टिक ओशन में चला जा रहा है और सही से इसको वेस्ट क्या बोलते हैं रिसाइकल नहीं हो रहा, कलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये सारे इश्यूज है। देन ह्यूमन हेल्थ इश्यूज, सी ह्यूमन हेल्थ इश्यूज प्लास्टिक वेस्ट से बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये जो प्लास्टिक है, ठीक है, कहीं ना कहीं मरीन ऑर्गेनिज्म के अंदर आ चुकी है और उसको ह्यूमन कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक के गुण पाए गए कि इंसानों के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डिपॉजिट इंसानों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक हो रहे हैं और उसी की वजह से यू विल बी सीइंग दैट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर बीन इंक्रीजिंग। देन मरीन लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज, देखो ऑलमोस्ट कुछ 1 मिलियन जितने बर्ड्स प्लास्टिक के वजह से मर रहे हैं। 49 स्पीसीज अफेक्टेड हो चुकी है प्लास्टिक के वजह से, ठीक है, एंड कुछ 1 बिलियन जितना प्लास्टिक ओशन के अंदर डिस्पोज किया जा रहा है। सबसे बड़ा ग्रेट पैसिफिक ओशन के पास एक प्लास्टिक का पूरा पैच बना गया है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में पता है एक टर्टल के नाक में से प्लास्टिक का पूरा निकाला था, बेचारे को खून निकल गया था। तो किस तरीके से प्लास्टिक उन लोगों को इनहिबिट कर रहे हैं, उस थ्रोअर की वजह से उनका एयरवे का पैसेज भी रुक रहा है इसके वजह से, ठीक है। देन इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड लास्ट थिंग इज, मैंने क्या बोला, ये फॉसिल फ्यूल से ही बने हुए, ये डिस्टिलेशन प्लांट से ही प्लास्टिक बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर बंद कर दे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, तो इससे ही ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगी। अगेन ग्लोबल वार्मिंग प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को। देखो हमने देखा डेवलपिंग कंट्रीज इतना प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रही, पर डेवलप कंट्रीज कर रही है और ये पूरा का पूरा उनके ऊपर ही आ रहा है। और अभी सडन शिफ्ट करना तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पुअर लोग हैं जिनको खाने के लिए बहुत अफोर्डेबल रहता था कि अगर प्लास्टिक बैग्स के अंदर थोड़ा थोड़ा मिलता था, अभी क्या इतना ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज विल बी मोर इम्पैक्टेड, जहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है और इधर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है। इट वॉज बीन सेड के प्लास्टिक के अंदर इंडिया में कुछ 30,000 प्रोसेसिंग यूनिट है
और इसमें भी 90% स्मॉल इंडस्ट्रीज है, तो कहीं ना कहीं ड्विंडलिंग चैलेंजेस है। 7 करोड़ पीपल आर बिन एम्प्लॉयड इन दी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, तो उन सब का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। So you can see over here, India has 30,000 प्लास्टिक मेकिंग यूनिट्स, जो मैंने आगे बोला, ठीक है, उसमें से भी 2000 एक्सपोर्ट करते। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 40 लाख एम्प्लॉय है, एंड पैकेजिंग वाटर इंडस्ट्रीज में 7 करोड़ पीपल एंगेज है, ठीक है। तो इवन जो वाटर बॉटल बनाने वाली, पानी भरने वाली जो इंडस्ट्रीज है, उन्होंने सरकार को बैन किया ऑन दिस मूव, तो वार्न किया है कि भैया आप ये जो कर रहे हो ना, इसका काफ़ी ज़्यादा रिपरकशन एम्प्लॉयमेंट में होगा। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोई इमीडिएट ऑल्टरनेटिव है ही नहीं प्लास्टिक का। प्लास्टिक को इतना इजीली एक्सेसिबल किया गया था क्योंकि वो हर जगह यूज़ आराम से हो सकता था, इसका कोई इमीडिएट ऑल्टरनेटिव है नहीं, अगर होता तो इजीली शिफ्ट हो जाता। दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो पेपर बैग, तो पेपर बैग शुड बी 43 टाइम्स थिकर देन दी प्लास्टिक, मतलब इतना पेपर बैग यूज़ होना चाहिए एक पेपर बैग को बनाने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा, अगर कॉटन बैग्स की बात करें तो इट शुड बी 2000 टाइम, सो कहीं ना कहीं ये फिजिबल नहीं है। फिर इम्पैक्ट सबसे बड़ा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में रहेगा। आप देखो ये पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ इतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, विल बी लार्जली हिट, एंड जॉब्स भी लोगों की जाएगी। प्लस एटीट्यूडनल चेंज इज़ द बिगेस्ट इशू, लोगों का खुद का एटीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है इसके प्रति। सो ये सारे चैलेंजेस है। सरकार के द्वारा जो मेजर्स लिए गए हैं, सबसे पहला 2016 में रूल आया था जिसमें उन्होंने क्लियर कट प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं बोला गया था, कहीं ना कहीं बोला था कि मल्टी लेयर प्लास्टिक को हम ऐसे फीज आउट करेंगे। फिर 2018 में क्या किया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बोल दिया गया, और बोला गया है यहाँ पे क्लियरली कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और इसी के बेसिस में हाल फिलहाल में इसी का इंडिकेशन आया गया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अगर इस प्लास्टिक को हमें रोकना है तो हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी, रिफ्यूज़ टू यूज़ प्लास्टिक, रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक, आइदर रीयूज़ द प्लास्टिक, ठीक है। रिसाइकल करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया में यही है कि रिसाइकल नहीं हो रहा है, कलेक्शन रिसाइकलिंग में जा इतना नहीं रहा। ये प्लास्टिक 96% रिसाइकलेबल है, बट इतना हो नहीं रहा। इशू इज़ दैट रिकवर एंड डिस्पोज, ये अगर हम यूज़ करने लगे तो हम ये प्लास्टिक के पॉल्यूशन को बीट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लाइटनिंग। हाल फिलहाल में सब ही देख रहे हैं, शावर हो रहा है, लाइटनिंग इफेक्ट भी ऊपर निकली है, एकदम कड़कड़ाती बिजली गिर रही है कहीं ना कहीं, और लोग मर रहे हैं उस बिजली के वजह से। सो रिसेंटली बिहार के अंदर 17 लोगों की मौत हुई बिकॉज उनके ऊपर बिजली गिरी। अभी बिजली गिरती कैसे है पहले वो समझते हैं, और ये बिजली बनती हुई कैसे है। दूसरा, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, सालाना कुछ 2000 से 2500 लोग हर साल इसी बिजली के गिरने से मरते हैं, पर इसको एक डिज़ास्टर नहीं गिना जाता, ये नेचुरल डिज़ास्टर का पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना। बात करते हैं ये प्रोसेस है क्या, कैसे बनता है, एक एक करके इसके डिटेल्स में जाने की कोशिश करती हूँ। यू कैन सी द इमेज ओवर हियर, किस तरीके से बिजली यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। यहाँ देखो इसी टावर के नोक पे बिजली गिरी हुई है। अभी इसको समझो, दिस इज इमेज ओवर हियर, सी ये आपको दिख रहा है इमेज यहाँ पे कैसे लाइटनिंग होती है शुरू। मेजरली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से हीटिंग हो रही है तो ऊपर जा रहा है, एयर ऊपर जा रही है। अब ये जिस प्रोसेस से एयर ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते यहाँ पे टेम्परेचर गिरता है, यू नो ना, व्हेन यू गो अपसाइड तो टेम्परेचर गिरता है।
अब क्या होता है, यहाँ पे एकदम सडनली टेम्परेचर गिरने लग जाता है, तो ये जो गैस होती है वाटर वेपर, ये क्या हो जाएगी, लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। फिर भी ये ऊपर जा रहा है, तो ये लिक्विड से क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फॉर्म, हेल के फॉर्म में, ठीक है। तो हेल होता है ना ऊपर से बर्फ गिरना, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, इधर जब पहुंच जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका वजन बढ़ जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा, तो बादल का वजन बढ़ जाएगा। अब उसी की वजह से ये नीचे गिरने लग जाती है, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे का स्टैटिक चार्ज यूँ रिएक्ट करते हैं, उसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है एंड ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऊपर जा रही है, अब एकदम वजन गिर जाता है इसलिए नीचे जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है। और उसी के वजह से यहाँ पे जब आप देखो, आपने कभी बैटरी देखी हो, प्लस एंड माइनस, इसका मूवमेंट हो तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री करता है और इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से जो रिएक्शन होता है, तो ये बादलों के अंदर ही बिजली गिरने लग जाती है, इंटर बादल के अंदर ही, ठीक है। जब बादलों के अंदर बिजली की इनरली होगी तो आपको सिर्फ दिखेगी कलर, वॉइस नहीं सुनाई देगी, ठीक है। बट सपोज बादल एक इधर है और एक इधर बादल है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा, और ये जब दोनों टच हो गए तो एकदम यहाँ पे बिजली कड़केगी, दैट इज द करंट विच यू आर गोइंग टू सी विद विजिबल आइज, और इससे आवाज़ आएगी। अब एग्जाम्पल समझती हो आवाज़ क्यों आती है, कैसे आती है, देखो। अभी एक बहुत क्लियर चीज़, आप लोगों ने घर पे अगर खाना बनाया हो तो जो तेल होता है उसे गर्म करो, ठीक है, अच्छा वाला एकदम गर्म हो जाता है। अब उसके अंदर एकदम भिगोई सब्जी जो होती है पानी में वॉश करी हुई आप डालो, तर 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 आवाज़ आएगी, क्यों, आपने ठंडी चीज़ के अंदर कुछ गरम के अंदर डाला है, उसी के वजह से ये वॉइस आती है। सेम वे जब यहाँ पे आप देखो टेम्परेचर -35 -40 हो रहा है, तो यहाँ पे जब वो बिजली बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज जो करंट बनता है और वो करंट से जो हीट होता है और इतने आसपास इतना कूलिंग टेम्परेचर है, तो उसी के वजह से वो आवाज़ करती है। अब ये जो लाइट होती है वो मैं पहले दिख जाती है, आवाज़ बाद में, क्योंकि साउंड की स्पीड कम है कंपेयर टू लाइट, ठीक है। ये सारे कारण होते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ठीक है, ये बादल है, यहाँ पे पॉजिटिव है ऑलमोस्ट 45 डिग्री जितना माइनस में, हाँ, और यहाँ नेगेटिव है। अभी यहाँ आपका जो ग्राउंड होता है ना, अर्थ का सरफेस, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगेन जब टच होगा तो यहाँ लाइट होगी और यू विल गोइंग टू सी कि हाई ला नीचे लाइट गिरी, ठीक है। अगर सपोज कोई यहाँ इंसान होगा ना और उसके ऊपर बिजली गिरी तो वो कौवा बन जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इंसान मर जाएगा। इतनी इसके अंदर से कितनी लाइट जनरेट होती है, कितनी बिजली जनरेट होती है, आई मीन आप जो घर पे यूज़ करते हो वो 220 वॉट होता है, यहाँ पे कुछ 1,00,000 ऊपर जितना, तो एक सेकेंड के अंदर इतना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है एंड दी करंट एम्पियर इज 1000 एम्पियर। आप जो यूज़ करते हो वॉशिंग मशीन वो सब 5-5 वॉट के होते हैं, और ये तो इंसान मर ही जाएगा ना। तो इसीलिए अभी क्यों ग्राउंड पे आती है, ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऊपर नेगेटिव, उसी की वजह से वो ग्राउंड पे इजीली आ जाती है। अर्थ एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ जो हाइटेड में होते हैं ना वो तुरंत उधर अचीव हो जाएगी, तो ट्रीज़ है तो यहाँ पे सीधी गिरेगी, बैट होगी ऊपर से तो तुरंत यहाँ पे बिजली गिरेगी, और इसके आसपास वो वहाँ तक ही नहीं रहेगी, एक सर्कमफ्रेंस बनाएगी, इसके आसपास ग्राउंड में भी चली जाएगी, तो कोई उसके पकड़ में हो ना इंसान मर जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज थिंग कि जब भी बिजली गिरती है, ऑलमोस्ट गिर रही होती है, तो सबसे पहले लोग दूर हो जाओ और खड़े मत रहो, झुक जाओ, क्योंकि आपका सर्कमफ्रेंस कम हो जाएगा तो वो आप पे नहीं गिरेगा। आप चलोगे ना और दौड़ोगे तो आपके ऊपर ही तुरंत गिरेगी। इनक्लोज एनवायरनमेंट के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, प्लस उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी वो सब यूज़ मत करो अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थ पे सरफेस पे ही गिरती है, ठीक है। जनरली पाया गया है कि बड़े बड़े टावर्स के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है, ठीक है। अब ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ना, ये किसने ढूंढा है, ये बेंजामिन
स्प्रिंकलिंग के द्वारा ढूंढा गया ये कंडक्टर, और बिजली यहाँ गिरती। उन्होंने क्या बोला कि ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए जिससे बिजली तुरंत नीचे फटाफट फ्लो हो जाए, वहाँ पे होल्ड ना करे, और ये इधर जाएगी और ये सीधा नीचे ग्राउंड पे चली जाएगी और न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो वहाँ पे लोगों को कुछ अफेक्ट नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था फेडरल लॉ के थ्रू, के एक केस है, ठीक है, एक केस बनाया गया है, यहाँ पे इंसान खड़ा है, इसके ऊपर बिजली डालेगी, इसको नहीं अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि जो सर्कुलर वाला होता है ना उस पे इतना नहीं होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फेडरल्स लॉ। अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, उनके ऊपर बिजली गिरे तो वो क्यों नहीं जाते, बट उनका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है इनक्लोज, ठीक है, ऊपर लेयरिंग वो सब किया है कि वो अफेक्ट नहीं होता। सेम में आपकी गाड़ी, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, कहीं जा रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं, अगर बिजली भी गिर रही हो आपको अफेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, एज एक्सप्लेन, ये डिस्चार्ज हो रहा है थोड़े ही सेकेंड्स के अंदर, इतना हाई वोल्टेज ऑन द ग्राउंड और क्लाउड के अंदर और विद इन द क्लाउड, उसी की वजह से एकदम ताली बजाने की जोर की आवाज़ आती है जिसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म, ठीक है। अब ये बेसिकली दो क्लाउड के बीच में या ग्राउंड में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बेसिकली ये ग्राउंड से ये बादल जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होते हैं, इसको बोलते हैं क्यूम्बो न्यूक्लियस क्लाउड, ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सबसे बड़ा वाला क्यूम्बो न्यूक्लियस क्लाउड, इसी के अंदर यही बारिश लाता है और यही बिजलियाँ भी लाता है। ये अर्थ के सरफेस से कुछ 1-2 मीटर किलोमीटर ऊपर होगा इसका बेस, ठीक है, पर अगर इसकी मैं टोटल हाइट सिर्फ ये क्लाउड की बात करूँ तो ये कुछ होगा 10 से 12 किलोमीटर इन दी हाइट, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन आप देखो -5, -15, -40, यहाँ तक टेम्परेचर वेरिएशन होता है। ठीक है, सो पूरा का पूरा आपको जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरीके से ये बनता है। देखो 1 लाख जितना वोल्टेज जनरेट होता है, 1000 जितना एम्पियर है, आप 220 वोल्ट का यहाँ पे करंट लेकर आते हो। कभी है ना ऐसा मन हो ना तो वो जो प्लग होता है उसमें एक बार हाथ डालना, इतने में करंट लगता है तो हिल जाते हो। ये 1 लाख जितना वोल्टेज गिरेगा तो इंसान हिलेगा नहीं, पूरा ऊपर ही चला जाएगा। अगेन एक्सप्लेन अर्थ के ऊपर क्यों गिरता है। सी ये जो पूरा का पूरा बिजली है ना, करंट फ्लो अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% ही जाता है। फिर भी इतने सालाना लोग 2000 से लेके 2500 तक लोग मर रहे हैं, ठीक है। एज आई सेड कि कहीं ना कहीं अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर, इजीली आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सो बड़े बड़े जो लॉन्ग टावर्स हो या कुछ बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के सरफेस से थोड़े ऊपर हो तो वो इजीली अट्रैक्ट कर देगी, यहाँ गिरने से अच्छा मैं तुरंत इसके ऊपर गिरूंगा, ये आसपास पूरी जगह बिजली ले आएगा, ठीक है। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा लेक ऑफ मैरासिबो वेनेजुएला में, वहाँ पे लाइटनिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सो हम देखेंगे कि लाइटनिंग इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग प्रॉन एरिया क्या है। मैंने बताया आपको ये एक डिज़ास्टर की तरह गिना नहीं जाता, तो नेशनल डिज़ास्टर के अंदर ये आता नहीं है, ठीक है। बट रिसेंटली क्लाइमेट रेजिलेंस ऑब्जर्विंग सिस्टम काउंसिल, उनके द्वारा स्टडी करी गई है जो IMD को हेल्प कर रहे हैं एक लाइटनिंग एटलास बनाने में। तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइटनिंग होती है। याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और भी स्टेट्स है जहाँ पे हाई स्ट्राइक रेट है, जैसे बिहार, हाल फिलहाल में बिहार में ही हुआ इसलिए न्यूज़ में था, यूपी, कर्नाटका, झारखंड एंड तमिलनाडु, पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, याद रखना, ठीक है। लाइटनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करी जाएगी रूरल एरिया में। ओपन है वहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगाते नहीं है, लोगों को इतना वो होता नहीं है। अर्बन एरियाज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आपको लाइटनिंग कंडक्टर दिखेगा रेदर देन अर्बन सेंटर। सो इन इंडिया बेसिकली 1 करोड़ लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन रिसेंट। 1 करोड़ जितनी लाइटनिंग गिरी है, ठीक है। और ये रिकॉर्ड्स अभी से शुरू किया है रखना, पहले नहीं होता था। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा 2 लाख स्ट्राइक होती है वहाँ पे। फिर केओंझर, पुरुलिया, चंद्रापुर, कोरबा, जैसलमेर, मेदिनीपुर वेस्ट,
प्रक्सम, ये सारे मेजरली लाइटनिंग एनुअल रिपोर्ट्स है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो यहाँ पे होती है। सी अगर लाइटनिंग को रोकना है, मिटिगेट करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो अभी भी साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा, दे आर क्वाइट इन रिसर्च कि ये प्रॉपर फिनोमेना कैसे हो रहा है। जितना समझने की कोशिश किया है साइंटिस्ट के द्वारा वही मैंने आपको बताया, और इसके द्वारा अभी रिसर्च चल रहा है टू गेट दी प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। बट बोला जाता है कि अगर हम लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा दे जो लो कॉस्ट के अंदर अवेलेबल है, लोगों को जाना दे, ये कॉपर वायर्स होते हैं यहाँ पे, तुरंत इसको लेके फटाफट नीचे सप्लाई कर देंगे। अगर ये रूरल एरिया उन सब एरिया में लगाते हैं तो वी कैन मिटिगेट दी लाइटनिंग स्ट्राइक इफेक्ट। नाउ देखो, आप बोलोगे कि अर्ली वार्निंग सेंटर्स हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना कहाँ पे क्लाउड बनने जा रहा है एकदम सडनली, और उधर अंदर क्या फिनोमिना हो गया है कि तुरंत लाइटनिंग होगी। ये एक अजम्पशंस के बेसिस पे स्टडी किया कि इतना इतना टेम्परेचर एक होता है जिसके वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अर्ली वार्निंग सेंटर्स लगा नहीं सकते कि यहाँ पे लाइटनिंग हो सकती है, वहाँ पे लाइटनिंग हो सकती है, ये फिजिबल है नहीं। फिर भी रिसर्च कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग न्यू टाइप ऑफ मॉडल ऑफ कंप्यूटर्स, सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट दिस इज द होल कॉन्सेप्ट हाउ लाइटनिंग वर्क्स। नाउ द क्वेश्चन जो अभी आपने को मैंने पढ़ाया है उसी के बेस के ऊपर मैंने क्वेश्चन रखा है, आप पढ़िए और आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना। सी अभी मैंने आपको प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताया, उसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला क्या है स्टेटमेंट कि 2016 के नोटिफिकेशन में बैन बोल दिया है सिंगल प्लास्टिक यूज, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स सभी यूटी उन सबको एनुअल रिपोर्ट सीपीसी को देना होता है, वो मैंने आपको बताया था। विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी 75 से ज़्यादा रिसाइकलेबल होता नहीं है, ऐसा ये स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया सबसे पहले कि 2016 में बोला नहीं गया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के लिए, 2018 से हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा मैंने बोला था स्टेट्स को बोला है डेटाज देने को, पर वो देते नहीं है, इसलिए प्रॉपर डेटाज नहीं है कलेक्शन के, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड मैंने आपको बोला था 96% जितना कलेक्शन करा सकते हैं, बट हो कम रहा है, इसकी वजह से रिसाइकल लेवल कम है। ऐसा नहीं है सिर्फ 75% तक ही रिसाइकल होता है, 95% तक रिसाइकल हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ओनली 2, ठीक है, बी। सेकेंड क्वेश्चन, अभी लाइटनिंग के बारे में पढ़ा तो उसी के लिए आपके लिए क्वेश्चन रखा, आप देखिए और बताइए।
आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा ना. Lightning is very rapid and massive discharge of electricity in the atmosphere, some of which is directed toward the Earth's surface. It is generated in a giant moisture-bearing cloud whose base typically lie about 10 to 12 km from the Earth's surface. अभी आपको मैंने बताया फर्स्ट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली करेक्ट. सेकेंड में क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से पढ़ो. बेस पूछा है कि बेस कहाँ से, तो मैंने आपको बोला था बेस इसका 1 से 2 किलोमीटर है अर्थ सरफेस पे. पर अगर सिर्फ क्लाउड की हाइट पूछे कितना बड़ा क्लाउड है तो क्लाउड की हाइट होगी 10 से 12. यहाँ बेस पूछा तो ये गलत है. ठीक है, सो आंसर इज 1, पर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है. सो आंसर विल बी ओनली 2 क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो ध्यान ये भी रखना. नाउ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी है क्या ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों न्यूज़ में हम समझते हैं. हाल फिलहाल में मीटी के द्वारा डिक्लेयर किया है कि आईटी रिसोर्सेज के अंदर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड यूपीआई, ठीक है, यूनियन पेमेंट इंटरफेस जो एनपीसीआई मैनेज कर रहे हैं, इन सभी के जो रिसोर्सेज है आईटी रिसोर्सेज वो एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है. अभी आईसीआईसी बहुत बड़ा बैंक है, बहुत लोग उसके अंदर एनरोल है. एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक है, उसके अंदर भी बहुत लोग एनरोल है. यूपीआई के अंदर ही सब जीपे वो सब यूज़ करते हैं बेसिस ऑफ यूपीआई. ठीक है, आज सभी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. यूपीआई इज द बेस एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया था. तो यहाँ पे सभी के डेटाज ऑनलाइन है और ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है. अगर कल उठ के कोई हैक कर लेता है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंडिया हिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अभी सरकार ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के अंदर इसके डाल दिया गया है. सो हम समझेंगे ये आपके द हिंदू के अंदर ही आया है. व्हाट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और कौन इसे प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सो आईटी एक्ट के बारे में हम समझेंगे. यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 के ही द्वारा डिफाइन किया कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है कौन. ठीक है ना, ये जीएस3 साइंस एंड टेक का आपके पार्ट आएगा. डायमेंशन पहले तो क्या है वो समझेंगे, फिर कैसे क्लासिफिकेशन प्रोटेक्शन नेसेसरी है, साइबर अटैक साइबर सिक्योरिटी है क्या, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. अभी इंडिया के अंदर कुछ 650 मिलियन इंटरनेट यूज़र है. इंटरनेट यूज़र है, ठीक है. कुछ लास्ट ईयर ही 4.3% 43% जितना इंक्रीज हुआ है पेनिट्रेशन इंटरनेट यूज़र का. तो इतने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र है और इन सब की इंफॉर्मेशन इनके डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है. एंड अभी आधार भी इतना हर जगह यूज़ हो रहा है और इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है. तो कहीं ना कहीं इन सभी के डेटास का गलत यूज़ हो सकता है. ऐसी जगह पे सारे स्टोर हो, अगर उसे ही हैक कर लिया तो सरकार भी हिल जाएगी, लोगों के डेटास भी बाहर आ जाएंगे और पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो सकती है. सो इसी के लिए इसको डाला गया है. नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी पहले हम समझते हैं कि ये है क्या. ठीक है, पहले हम वो समझते हैं. So critical infrastructure information according to the article given in the Information Technology Act 2000 के अंदर एक एक्ट है, उसी के ही सेक्शन 70 के अंदर बताया कि CII है क्या. तो CII बेसिकली कंप्यूटर से जो रिसोर्सेज है, ठीक है, या इनकैपिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विच शैल हैव डिबिलिटिंग इम्पैक्ट हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे, इकोनॉमी में, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा इम्पैक्ट. अभी हम डिजिटल हेल्थ मिशन भी जा रहे हैं, अभी पूरा डेटा ऊपर हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा इंडिया का हेल्थ का चीज़ है. ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ने हैक कर लिया. सो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल बिन स्टोर गवर्नमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो व्हाट विल हैपन, ये कोई डिमांड नहीं कर सकता इतने रुपए दो अगर आपको आपके इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिनायल ऑफ सर्विसेज हो सकता है. तो काफ़ी ज़्यादा इसके रिपरकशंस हो सकते हैं. इसी के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन जो क्रिटिकल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए सरकार के द्वारा इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया है और मेथड्स भी बताइए किस तरीके से करना है. ठीक है, तो याद रखना डिबिलिटिंग इम्पैक्ट नेशनल की सिक्योरिटी पे, इकोनॉमी में, हेल्थ में एंड सेफ्टी में. नाउ गवर्नमेंट अंडर द एक्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर. इस एक्ट के अंदर सरकार को एक पावर दी है
कि वो किसी भी डेटा को, आईटी नेटवर्क को या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सीआईआई दे सकते हैं वो डिजिटल असेट को प्रोटेक्ट करने की। और उसी पावर के थ्रू सरकार ने अभी एचडीएफसी बैंक के जो आईटी रिसोर्सेज है, आईसीआईसी बैंक, यूपीआई, उनको सीआईआई का दर्जा दिया है। अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट कर रहा है कुछ छेड़ने का या इन सारे सीआईआई के अंदर, तो उसे जेल हो सकती है अप टू 10 ईयर। सी ऑथराइज कौन है? ऑथराइज एक तो एम्प्लॉय है, ठीक है, ऑथराइज थर्ड पार्टी वेंडर्स है, और पूरा जो किए गए नेटवर्क्स होता है, जो ऑथराइज पर्सन है वो इस एक्ट के द्वारा दिए गए कि ये लोग ऑथराइज है। इनके अलावा कोई छेड़ता है, कुछ इस इंफॉर्मेशन में वॉयलेशन करने की कोशिश करता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है थ्रू दिस एक्ट, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन क्यों नेसेसरी है? ठीक है, अभी देखो सारी वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट डिजिटलाइज पे जा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन 4.0 जो पूरा का पूरा इंटरनेट के ऊपर है। कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज के बैकबोन जो इंटरनेट पे आ गए उसे इजीली कोई मैनिपुलेट कर सकता है और घुटनों पे भी ला सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पावर ग्रिड है, अगर कोई पावर ग्रिड के पूरा जो नेटवर्क है उसको हैक कर दिया, बिगाड़ दिया, बंद कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो पूरे के पूरे उस सिटी में पावर सप्लाई कट हो जाएगी, तो कितना इकोनॉमिक वेस्ट होगा, लोगों का काम अटक जाएगा, सब कुछ। तो ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है, इसके लिए क्लासिफिकेशन किया कि क्या क्या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई शो यू द क्लासिफिकेशन, आप ये देखो। एनर्जी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा एंड क्लाउड, स्पेस। अभी सोचो स्पेस पे सैटेलाइट्स है, उसको सैटेलाइट की कम्युनिकेशन कोई हैक कर दिया, सैटेलाइट के ऊपर कुछ इस तरीके से जामिंग वामिंग कर दिया, वो वर्क नहीं करेगी या नीचे कम्युनिकेशन नहीं आएगा तो सब कुछ अटक सकता है। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वाटर, हेल्थ, डिफेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सारे के सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्लासीफाई किए गए हैं। अभी एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि कैसे ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्लासीफाई क्यों किए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट में साइबर अटैक्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे फेब तक ही कुछ 2 लाख जितने साइबर अटैक्स हुए हैं, लास्ट ईयर कुछ 14 लाख साइबर अटैक्स हुए हैं। इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट में साइबर अटैक्स हो रहे हैं और इसी के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे 2007 में एक डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो गया था इथोनिया की गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट बॉडीज, मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्स, उन सभी के जो बैंकिंग सिस्टम है उस सबको पूरा का पूरा डिनाइल ऑफ सर्विस ऐसा हैक हो चुका था। बोला जाता कि ये रशिया के द्वारा किया जाता था कहीं ना कहीं हैरान करने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल ये भी माना जाता है कि जब गलवान वैली के साथ क्लैश हो रहा था इंडिया का, मुंबई में उस टाइम कोविड बहुत हाइप पर था एंड एट द सेम टाइम पूरा एक दिन मुंबई पावर आउटेजेस हो चुका था, पावर था ही नहीं। तो माना जाता है, यूएस के द्वारा बताया गया है कि ये चाइना के द्वारा किया गया है। मतलब पूरा का पूरा सिटी हॉल कर दिया, सब कुछ बंद, इकोनॉमी कितना लॉस, कितना ज़्यादा लॉस, सब कुछ, लोगों की जान जा सकती थी, हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, तो काफ़ी कुछ ऐसे। सी दिस इज़ कॉल्ड फोर्थ वॉरफेयर। ठीक है, अब आर्मी, नेवी और जो क्या बोलते हैं एयरफोर्स, ये तो 3 तरीका है जनरली वॉर करने का, चौथा ये है साइबर अटैक्स। ठीक है, और बाद में सरकार ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये हुआ था। इवन माना जाता है कि चाइना के द्वारा, नहीं चाइना नहीं, ईरान के द्वारा एक डैम है अमेरिका का जिसके गेट को हैक कर लिया था। मतलब वो गेट अगर वो चाहे तो खोल सकते थे और कितना ज़्यादा अमाउंट का पानी निकल जाए और वहाँ पे फ्लड जैसी कंडीशन हो सकता है, लोग मर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि ये गेट कैसे वर्क करते हैं, ये गेट आप हाथ से मैनुअली थोड़ी करने जाते हो, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स भेजते हो। अभी कंप्यूटर को ही हैक कर दिया, तो ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हुई या नहीं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है ना। साइबर अटैक किसे बोलते हैं? बेसिकली कंप्यूटर की जो भी रिसोर्सेज है, जो इंफॉर्मेशन जिससे ले सकते हैं, नेटवर्क्स है, उसको डिसेबल कर देना, उसे ही बोलते हैं साइबर अटैक। अब इसी अटैक से बचने के लिए जो
चीज़ें यूज़ की जाती है। आप इवन कितनी बार मोबाइल खरीदते हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि साइबर प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा, ये वो। तो आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी साइबर प्रोटेक्शन के लिए कितनी सारी चीज़ें रखी गई है कि कोई वायरस आए तो उसे रोक दे, तो वो है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है आज के टाइम पे। जिस तरीके से साइबर वॉरफेयर अटैक हो रहे हैं इंडिया की ही अगर हम बात करें तो, ठीक है, प्लस इंडिया में देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग policy to cater the recent attacks. सेकेंडली वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ बुदापेस्ट कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, जो एक कंट्रियों के द्वारा किया है, एक ग्लोबली यूएन के द्वारा नहीं अभी तक किया गया, सो देयर इज़ नीड फॉर इट। ठीक है, देन अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन रेजिस्टेंस। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, वो हेजिस्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन देना सरकार को, कि अगर उनके पास हो तो वो सही से ट्रैक डाउन कर सकते हैं कैसे अटैक हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। तो वो एक इशू है। दूसरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इशू। हम बहुत रिलाई करते हैं बाहर पे, हमारा खुद का बेस नहीं है हार्डवेयर का तो खासकर। ठीक है, तीसरा मतलब सॉफ्टवेयर भी हम लाइसेंस वर्जन नहीं, ऐसा गलत वाला वर्जन डाल देते हैं, इस तरीके से सब चीज़ करते हैं। तीसरा, इंडिया की कोई ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि ऐसा बोला माना जाता है कि यूएस के द्वारा बोला गया है कि चाइना ने ये पावर आउटेजेस मुंबई में किया थे ड्यूरिंग दी गलवान वैली। इंडिया के पास ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऑफेंसिवली कोई और कंट्री कि आपने ये किया तो हम भी आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को हिला सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ऑफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई ऐसी पॉलिसीज़ है। चौथा, इट इज़ लाइक आत्मनिर्भर, कि भैया आत्मनिर्भर होना, बट वो बहुत चैलेंजफुल है बिकॉज वी नीड द स्किल्ड पर्सनस, वो सारी चीज़ें अटक जाती है। सो ये सारे चैलेंजेस है, अगर इसको दूर करना है तो पब्लिक प्राइवेट मोड, अगेन पार्टनरशिप होनी चाहिए, बूस्ट करो स्टार्टअप्स को, पॉलिसी लाओ ऑफेंसिव की भी, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए एक सेंटर बनाया गया है जिसको बोलते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर, जो मॉनिटर करता है कि क्या हो रहा है, क्या हो नहीं रहा। पर्टिकुलरली हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के खुद के लोग तो देखते हैं, इन सभी को कैटर एक सेंटर करता है जो सब पे नज़र रखा हुआ है, कहीं से कुछ आया तो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कैसे क्या करना, वो सारी की सारी चीज़ उनके पास है। ये बना गया था मीटी के द्वारा, मीटी के अंदर ही आता है, बेसिकली 2014 में बना गया था ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है, जो मना कर देता है कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ये गार्ड करता है इन्हीं चीज़ों को। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा आपका एक टॉपिक था रिगार्डिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कितना इम्पॉर्टेंट है, और हाल फिलहाल में उसी में यूपीआई, आईसीआईसी एंड एचडीएफसी बैंक के रिसोर्सेज को डाल दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, ना WHO की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। पहले के टाइम पे कोई मेंटल हेल्थ को कंसिडर ही नहीं किया करते थे कि मेंटल हेल्थ जैसा कुछ होता ही नहीं है, सबका ध्यान फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही होता था। आज के टाइम पे फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी मेंटल हेल्थ होता है, जो लोगों के नज़र में आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब लोग इतना आउटस्पोकन होकर बाहर आ रहे हैं रिगार्डिंग द डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसी चीज़ कोई माना ही नहीं जाता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, बट इट इज़ बीन फेस्ड बाय एवरी पर्सन इन देयर लाइफ पीरियड। ठीक है, अब उसी को इवेल्युएट करने के लिए दे नीड सम सपोर्ट। अब वो सपोर्ट के लिए वी नीड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट हो, वैसे नर्स हो, ट्रेन लोग हो, बट इंडिया में इतने नंबर के लोग हैं नहीं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। सरकार के द्वारा भी मेंटल एक्ट पास किया गया है, मेंटल हेल्थ एक्ट पास किया गया है, जिसके अंदर सारी प्रोविजंस डाली है, और भी कितनी सारी कंडीशंस को मेंटल हेल्थ में डाला गया है। तो कहीं ना कहीं इवन गवर्नमेंट आर बीन लाइटिंग अप कि क्या है ये पूरा का पूरा मान रहा। अभी WHO का एक रिसेंटली जो रिपोर्ट आया है, उसी रिपोर्ट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट ने बोला कि कोविड-19 जब आया, उसी के वजह से काफ़ी ज़्यादा
मेंटल हेल्थ की तकलीफ़ें बढ़ने लग गई, क्योंकि लोग घर में थे, बंद हो चुके थे, कितने लोग कहीं अटक चुके थे, अकेले थे, नो वन इज़ देयर टू टॉक। सो कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट आया, प्लस एक इनसिक्योरिटी, जॉब्स कितने की छूट चुकी थी, सो कैसे सर्वाइव करे, ये सारी की चीज़ों की वजह से डिप्रेशन, एनजाइटी बढ़ रही थी। जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स इतना हाइक कर रहे थे कि वो देख के लोग ऐसे ही घबरा जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसी के चलते मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ने लगे। ठीक है, सो a billion people, or 14% of whom were adolescent, were actually suffering from mental health problem. ठीक है, एंड ये 50 की एज के अंदर से है, और उसमें से 100 में से कोई एक जना तो सुसाइड कर लेता है मेंटल हेल्थ के वजह से। सी केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सुसाइड रेट है, राइट? हम बोलते हैं वहाँ पे लोग एजुकेटेड है, बट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सुसाइड रेट वहाँ पे पाया गया है। एंड फीमेल सबसे ज़्यादा सुसाइड करती है। द रीज़न इज़ लाइक आफ्टर मैरिज देर आर दी इशूज़, इवन बिफोर मैरिज जो कंडीशंस है उसके वजह से वो कितनी बार सुसाइड कर लेते। जब पैंडेमिक था उसके इनिशियल साल के जो इनिशियल पीरियड होता है उसमें देखा गया था कि 25% बढ़ोतरी हुई है इसी के अंदर। इवन देयर वॉज अ फेमस केस जो माना जाता था दैट द पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम दी मेंटल हेल्थ इशू। सो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग कोविड टाइम वी हैव सीन के कितने ऐसे रिपोर्ट्स बाहर आए कि लोगों ने सुसाइड भी कर दिया गया है ना। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013 से लेके 30 का जो दिया गया था WHO के द्वारा, वो सभी कंट्रीज़ ने एंडोर्स किया है और उसके ऊपर प्रोग्रेस करने की बातें चल रही है। ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ कोविड के वजह से हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे इशू आया नहीं। देर आर अदर रीज़न, जैसे एनवायरमेंट चेंज, दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग द मेंटल हेल्थ। ठीक है, प्लस इकोनॉमी कंडीशन, वॉर्स, ये सारी कंडीशन, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर, दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। प्लस उसी के चलते जिस तरीके से इकोनॉमी ड्विंडल अप हो रही है, तो ये सारी वजह है, इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट हो रही है, तो यही सारी वजह है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ और इम्पैक्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू दी WHO रिपोर्ट। ठीक है ना, इधर बताया गया कि पीपल जो सफ़र करते हैं मेंटल इलनेस, वो 20 साल कम जीते नॉर्मल पॉपुलेशन से। ठीक है, एंड डिफ़िकल्ट है मेंटल हेल्थ सर्विसेज लेना। ठीक है, बिकॉज इट इज़ सेड कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे तो जल्दी मिल जाता है, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे इतना नहीं ट्रीटमेंट मिलता। देखो 12% ही लोगों को मिलता है लो इनकम कंट्रीज़ में, यहाँ पे 70%। सो काफ़ी इनइक्वालिटी इन दी एक्सेस ऑफ द सर्विस इटसेल्फ। ठीक है, और उसी की रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमें मेंटल हेल्थ स्कूल, कम्युनिटीज़, फैमिली, सब जगह उसके बारे में डिस्कशन करना है, ओपन अप होना है, इंक्लूजन करना है, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना है। यही ये प्लान का एक्शन प्रॉपर मकसद है WHO का, इस एक्शन प्लान का ना। मेंटल हेल्थ क्या है? बेसिकली आपके दिमाग की या ऐसी हेल्थ कि आप स्ट्रेस सहन करके आराम से काम कर सकते हो और सही तरीके से फ्रूटफुली कर रहे हो, तो आपकी दिमाग की स्थिति सही है। ठीक है, स्ट्रेस झेल सकते हो, फ्रूटफुली अपना काम कर रहे हो, तो आपकी दिमाग की स्थिति सही है। नाउ लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, फ्रॉम चाइल्डहुड, एडोलेसेंट टू एडल्टहुड। देखो हाल फिलहाल में जो बच्चे होते हैं ना, बिकॉज जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, सॉरी न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है और जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर टूट रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बहुत क्रिटिकली एज में होते हैं, पीयर प्रेशर के अंदर होते हैं, और कहीं ना कहीं नॉट गेटिंग प्रॉपर डायरेक्शन, टाइम, क्योंकि दोनों मदर एंड फादर दोनों वर्क कर रहे होते हैं और कोई घर में होता नहीं है जो उनका ध्यान दे सके, उन्हें सही रास्ता दिखा सके। पहले जॉइंट में क्या दादी दादा होते थे, सब होते थे, और उसी के वजह से क्या होता है, ये बच्चे लोग डिप्रेशन फील कर रहे हैं, इतनी सी बात को वो सहन नहीं कर सकते, दे टेक दी एक्सट्रीम एक्शंस ऑफ लाइक सुसाइड और वो सब। और ऐसी ऐसी गेम्स, डार्क नाइट्स के अंदर जो ऐसी ऐसी गेम्स है उससे एडिक्ट हो जाते हैं, और वो गेम्स के अंदर उन्हें लगता है कि दे आर वेरी सुपीरियर। बुली से, वो स्कूल में बुली हो रहा होता है तो वो उधर गेम्स में उनको सुपीरियर फील होता है, और उसी की वजह से वो ऐसे ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं जिसकी वजह से किसी और की भी मौत हो सकती है, उनकी भी मौत हो सकती है। सो ये सारे कारण हैं डिप्रेशन के, जिसमें एक बहुत फेमस गेम भी थी ब्लू व्हेल, कि ये पता नहीं कैसे ऑपरेट हो रही थी, टास्क दिए जाते थे और बच्चे ऐसा करते थे और आखिर में खुद सुसाइड कर लेते थे। तो काफ़ी दिख रहा था कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है सोसाइटी के अंदर। नाउ
चैलेंजेस अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो आप देखो साइकेट्रिस्ट सिर्फ 0.3 है इतने पॉपुलेशन के सामने, 1 लाख पॉपुलेशन के सामने की बात चल रही है। नर्सेज 0.12 है, साइकोलॉजिस्ट 0.07 है, सोशल वर्कर 0.07 है। इतनी कम अमाउंट है, मतलब टोटल मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स इज 0.07 इन फ्रंट ऑफ 1 लाख पॉपुलेशन। सो वी डोंट हैव वर्कफोर्स, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? प्लस सरकार के द्वारा 1% जितना हेल्थ केयर के अंदर दिया जाता है, तो पब्लिक एक्सेस इनएक्सपेंसिव मेंटल हेल्थ केयर की सर्विसेज काफ़ी मुश्किल ही है और इतनी अच्छी मिलेगी नहीं, प्राइवेट में जाना पड़ेगा जो बहुत महंगा है। प्लस लोगों में पुअर अवेयरनेस है रिगार्डिंग इट। कोई अगर आप बोल दो भैया मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोग मजाक ले लेंगे आपका, ठीक है, घर वाले ही नहीं मानेंगे। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि इसके क्या रिपरकशन है। इवन देयर इज़ नो अवेयरनेस इन द पीपल कि कोई महिला जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी पूरी की पूरी बॉडी चेंज, एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चेंज फील होता है उस वक्त, हार्मोनल चेंज सब कुछ। एंड प्लस चलो फॉरेन के अंदर इस चीज़ को काफ़ी ध्यान दिया जाता है, पर यहाँ पे क्या होता है दैट यू हैव टू मैनेज द हाउस ऑल्सो, यू हैव टू मैनेज द चाइल्ड ऑल्सो। तो उसी टाइम पे चाइल्ड का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो मदर मैच नहीं कर पाती, उस वक्त उसको घर का काम होता है, ये सब होता है, और उसी के चलते दे आर फीलिंग पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन। और ये इतनी खतरनाक है दे कैन एबल टू सुसाइड देमसेल्फ इन दिस। पर ये किसी के नज़र में आती नहीं है, ना कोई इसके बारे में डिस्कशन करता है। कितनी महिलाएं फेस करती, इवन वो खुद भी अवेयर नहीं होती कि दे आर फेसिंग दिस डिप्रेशन कंडीशन इटसेल्फ। सो काफ़ी ये चीज़ है जो अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, जिसको लानी पड़ेगी। और ये जो कम्प्लीटली WHO के द्वारा एक्शन प्लान है उसको इन प्रोग्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है ना। WHO की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक UN की एजेंसी है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ अटेन करवाना। 194 मेंबर्स है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर जो डिसीजन लेते हैं यहाँ पे बैठ के, सभी के सब डिसीजन। यहाँ पे ब्रॉड मैंडेट है कि यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ रिस्क के बारे में मॉनिटर किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है इमरजेंसी के टाइम, एंड प्रमोट ह्यूमन वेलबींग। WHO ही है जो कोई भी बीमारी को पैंडेमिक एपिडेमिक दे बोल सकती है, ठीक है। ना अमृत सरोवर मिशन ये अभी न्यूज़ में इसलिए है, अभी मई में भी न्यूज़ में था ये मिशन, क्योंकि यूपी के अंदर पटवाई एरिया है, वहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट इसका बनाया जा रहा है सरोवर पटवाई के वहाँ पे। इसलिए भी न्यूज़ में था, अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मिनिस्ट्री जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कि आप जो काम कर रहे हो ना, तो हम ये जो सरोवर बना रहे हैं उसकी खोदाई में जो सॉइल और सिल्ट ले रहा है वो आप यूज़ करो अपने रेलवे प्रोजेक्ट एंड हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसलिए न्यूज़ में था। हम इस मेजरली इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। अमृत सरोवर मिशन ये लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2022। ये आज़ादी का महोत्सव जो चल रहा है ना, उसी के अंदर ये एक सब स्कीम और लॉन्च की गई है। 24 अप्रैल के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका पहला प्रोजेक्ट कुछ 13 मई यूपी के अंदर पटवाई जिले में एक सरोवर बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट 1 साल तक का ही है, 15 अगस्त 2023 को ख़त्म हो जाएगा ये स्कीम बेसिकली, ठीक है। ये स्कीम क्या है? वाटर कंजर्वेशन एंड टूरिज़्म से इकोनॉमी आसपास के एरिया में बढ़ाना, ठीक है। तो ये स्कीम के प्रावधान ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ 75 सरोवर बनाने हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ 75 सरोवर बनाने हैं, तो लगभग कुछ 5000 जितने सरोवर बनाने हैं। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ऐसे सरोवर्स बनाने हैं, ठीक है। सो एज आई सेड 24 अप्रैल को ये मिशन लॉन्च हुआ था।
ये मिशन को सपोर्ट करेगा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन, 2004 में ये बनाया है, गांधीनगर गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इनकी मदद लगेगी, थोड़ा टेक्निकल पार्टनर भी है हमारे। प्लस ये मिशन साथ साथ में काम करेगा और मिशन के अंदर, जैसे मनरेगा है, फाइनेंस कमीशन इसके लिए ग्रांट देगी। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर हर खेत को पानी मिले, वाटरशेड डेवलपमेंट, उसी के कॉम्पोनेंट के अंदर काम किया जाएगा। सरोवर बनाए जाएंगे बेसिकली। अभी ये सरोवर से जैसे आसपास बोटिंग की एक्टिविटीज़, वाटर कंजर्वेशन, ये सब किया जाएगा। आप देख लो, ये अमृत सरोवर यूपी के अंदर, ये देखो यहाँ पे बोटिंग होगी और यहाँ पे सरोवर होगा तो आसपास के एरिया में पानी की भी व्यवस्था हो सकेगी। ठीक है, तो उसी के बारे में है। ये मिशन लॉन्च किया है सरकार के द्वारा 6 मिनिस्ट्री की असिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो ये 6 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। एक तो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, पंचायती राज, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल, देन लैंड रिसोर्स, लैंड चाहिए सरोवर बनाने के लिए, लैंड के अंदर पानी चाहिए और पानी का हम सेव कर रहे हैं, प्लस ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज रख सकता है तो वो भी है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। देखो 50,000 जितनी वाटर बॉडीज बनानी है इसके अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज, यहाँ पे सिटीजन नॉन सिटीजन सभी पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। कुछ 1000 क्यूबिक जितना इसके अंदर कैपेसिटी, 10,000 क्यूबिक मीटर जितनी उस वाटर टैंक के अंदर, मतलब वो जो सरोवर है उसके अंदर इतने पानी स्टोर होगा और वो एरिया 1 एकड़ जितना साइज में होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बता दिया गया है। बोला है कि जो लोकल फ्रीडम फाइटर है उस एरिया के, जो मार्टर है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है, पद्मा अवॉर्डीज है, ये सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कीम के अंदर एंड इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाएं। ठीक है, बोला गया है कि जितने भी सरोवर 50,000 बनेंगे 15 अगस्त 2022 नहीं बट 23 को नेशनल फ्लैग सेरेमनी वहाँ पे सेलिब्रेट की जाएगी एट एवरी लोकेशन। एवरी 15 अगस्त को वहाँ पे किया जाएगा, हर 15 अगस्त को वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये लास्ट जो लेक्चर में एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पढ़ाया था ना, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रखा है, तो आप ट्राई टू सॉल्व। So consider the following statement regarding environment performance index. बेसिकली लिखा है कि ये रिलीज किया जाता है यूएन एनवायरनमेंट के द्वारा एंड इट इज़ रैंक country based on managing climate change, environment health and ecosystem with। फिर उसके बाद लिखा है इंडिया इज प्लेस एट द टॉप ऑफ 10 कंट्रीज इन दी EPI 2022। अभी लास्ट लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स था क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया बॉटम में है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो हटा दो, टॉप 3 में तो हम है नहीं, तो बचता ए या बी है। प्लस मैंने आपको बताया था कि किन किन के द्वारा निकाला जाता है, येल एंड कोलंबो यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूएनईपी उसके पार्टनर है, येल एंड कोलंबो यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर आपका 2 ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, पढ़ो।
काफ़ी न्यूज़ में था अभी, हमने बहुत पहले भी पढ़ा था कि किसी कारण से ऑयल पाम को बंद कर दिया गया है, तो उसी के बेसिस पे ऑयल पाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पढ़ लिया आप लोगों ने, स्टेटमेंट्स देखे? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑयल पाम। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल पाम। यस, द स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, oil palm require very little rainfall and is mainly grown in dry area. High alkaline and waterlogged soils are not suitable for oil palm cultivation. भैया ऑयल पाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, ये सारी इक्वेटोरियल रीजन के पास वाली कंट्रीज आती है, इंडोनेशिया और वो सब। ठीक है, मलेशिया एंड इंडिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए इंडिया में इरिगेशन की मदद लेनी पड़ती है। ड्राई एरियाज में नहीं होता, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड हटा दो, फर्स्ट सही है। तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो बचता है या तो वन है या तो सी। हाईली अल्कालाइन एंड वाटर लॉक सॉइल्स नहीं सूटेबल है ऑयल पाम कल्टिवेशन के लिए, तो वो स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज सी, 1 and 3। रिच लूमी सॉइल चाहिए ऑयल पाम कल्टिवेशन के लिए, तो जंगल साफ करके वहाँ पे बनाया जा रहा है, इसलिए तो काफ़ी विवाद बचा गया है इंडोनेशिया उन सब एरियाज में। नाउ बात करते हैं 4 नए कोरल्स। 4 न्यू कोरल्स रिकवर फ्रॉम इंडियन वाटर्स। इंडिया के पानी में से 4 नए कोरल्स की फैमिली हुई है। ये स्पीसीज मिली गई है अंडमान निकोबार आइलैंड के पास। ठीक है, ये सेम फैमिली से बिलोंग करती है, फ्लैबेलियम फैमिली जो नाम है उधर से ही बिलोंग करती है। साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि ये जो नई स्पीसीज है ना वो एज़ुनथैली है, एज़ुनथैली। ठीक है, ज़ूज़ैंथेले जो है, जो आपके नॉर्मल कोरल्स के ऊपर लगे होते हैं, ज़ूज़ैंथेले जो कोरल्स को कलर देते हैं, ठीक है, ये एज़ुज़ैंथेले है। ठीक है, और ये पाए गए अंडमान निकोबार आइलैंड के पास। ये ऐसे टाइप के कोरल्स है जिसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये कोरल्स नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स है, नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स है। जनरली इंडिया में रीफ बिल्डिंग हार्ड कोरल्स ज़्यादा मिलते हैं। प्लस ये किस तरीके से फंक्शन करता है वो हम डिटेल में समझेंगे, बट याद रखना ये फ्लैबिडा फैमिली से है। 4 टाइप के मिले हैं जिनका नाम है ट्रुंक्टेक्टोफ्लैबुलम, ठीक है, टी क्रासकम, देन टी इंक्रासतम एंड टी एक्लुटम, टी इरेगुलरी, ये उसके पूरे के पूरे नाम है। ठीक है, ट्रैंक्टोफेलेबलम, क्रसम, फिर टी इंक्रासतम, टी इरेगुलाई एंड टी एक्टोरम, ये इस 4 नए कोरल्स के नाम हैं। ये जनरली ये कोरल्स मिलते हैं जापान, फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया के आसपास। इंडिया में टी क्रासम वाले रिपोर्ट हुए थे जनरली। ये 4 नए मिले हैं, क्या है इसके बारे में हम डिटेल में अब समझते हैं। देखो, इंडिया में जो कोरल्स है वो 2 प्रकार के, जनरली हर जगह 2 प्रकार के कोरल्स होते हैं, एक तो सॉफ्ट कोरल्स, एक हार्ड कोरल्स। जनरली इंडिया में हार्ड कोरल्स ज़्यादा है जो रीफ बिल्डिंग में काम करते हैं, सॉफ्ट कोरल्स उसके ऊपर ही लगे हुए होते हैं जो शैलो वाटर्स के पास आपको मिलते हैं। ये वाले जो कोरल्स है ये हार्ड है पर नॉन रीफ बिल्डिंग वाले हैं, ये रीफ नहीं बनाते, तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंडिया को नहीं है, पहली बार मिलेगा इसलिए न्यूज़ में है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नाउ ये जो स्पीसीज है ये पाई जाती है 2000 से 1000 मीटर पानी की डेप्थ में। अभी आपने देखा होगा कि कोरल्स मोस्टली शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं, ये तो डीप में मिल रहा है, ये कैसे होगा?
तो इसको सनलाइट कैसे मिलेगी, जूजेंथेला से कैसे ये सब होगा, तो ये ए जूजेंथेला बेस है, दैट मीन्स इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ये आसपास के प्लैंक्टन्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशंस को डिराइव करने की कोशिश करता है, ये इवन शैलो वाटर्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है हार्ड कोर, आप देखो ये पूरा का पूरा स्केलेटल हार्ड कोर स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस इसकी फाइंडिंग का, पहली बार हम नॉन रिफ बिल्डिंग कोरल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक इंडिया के पास रिफ बिल्डिंग की और उस सब की नॉलेज है, इसकी कोई नॉलेज नहीं है, सो एक बड़ा स्कोप खुल जाता है। कोरल्स क्या है, कोरल्स एक इनवर्टिब्रेट्स है, जनरली जो भी स्पीसीज आप देखोगे वो वर्टिब्रेट्स स्पाइंस वाली होगी, ये स्पाइन बिना की इनवर्टिब्रेट मरीन एनिमल बोला जाता है, ठीक है। ये कोरल्स के ऊपर पॉलिप्स लगे होते हैं, बेसिकली पॉलिप्स से ही एक ऐसा यूँ पॉलिप होता है, ठीक है, जिससे ये कोरल्स बनते हैं। ये सारे पॉलिप्स इकट्ठे होके एक कॉलोनी बनाते हैं जो ग्रो होती है, मल्टीप्लाई होती है और एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनकर आता है, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ, लार्जेस्ट रीफ सिस्टम जो 2300 किलोमीटर लंबा है। तो ये पॉलिप्स के ऊपर ही ये जूजेंथेला स्टिकअप हो जाते हैं। ये जूजेंथेला अपने न्यूट्रिशन सनलाइट से ड्राइव करते हैं प्लैंक्टन्स खा के, और ये इनको कलर देते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, पॉलिप्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं जूजेंथेला को, कि इसको मरीन स्पीसीज इसको खा ना ले, इसको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। इसी कोरल्स के आसपास सबसे ज़्यादा मरीन डाइवर्सिटीज़ आपको मिलेगी, वेल्स, फिशेस, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही आपको मिलेगी। आप देखो 1500 टाइप की मछलियाँ, 4000 टाइप के मलस्सेस और 400 टाइप का डिफरेंट कोरल ये ग्रेट बैरियर रीफ के पास है। तो दो टाइप के कोरल होते हैं, एक तो हार्ड कोरल और एक होता है सॉफ्ट। हार्ड कोरल होता है ना, वो स्केलेटन बनाने में बेसिकली रीफ बिल्डिंग करने का काम करता है। ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में से एक्सट्रैक्ट, सी वाटर में से एक्सट्रैक्ट करके वो एक स्केलेटन आपके कैल्शियम से ही बनता है, उसको कोरल को देता है वाइट कलर का, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं ना, ये सारे जो स्केलेटन्स हैं पुराने वाले, उसके ऊपर ये लोग अटैच हो जाते हैं और ये अपना कलर प्लांट से अपीयरेंस लेते हैं, बेसिकली जूजेंथेला उस सब से इनका कलर मिलता है। ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है ऑन दी प्लैनेट, याद रखना, सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर है। अभी ये फीड कैसे करेगा, दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनका रिलेशन कैसा है, सिम्बायोटिक दोनों का। ये विद सिंगल सेल अलगाए है जूजेंथेला, उसके साथ अच्छा वाला रिलेशन है, वो उसको सब कुछ न्यूट्रिशन देता है, ये उसको प्रोटेक्शन देता है, उसी के बेसिस पे ये पूरा का पूरा सिस्टम आज चल रहा है। अब ये कोरल ना ब्लीच हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मेजरली ये कोरल्स क्या होते हैं, शैलो वाटर्स में मिलते हैं। अब इसी शैलो वाटर्स के अंदर आप देखोगे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, देन सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, सन टेम्परेचर बढ़ रहा है बेसिकली, और इसी के चलते उनको एक चाहिए एकदम शांत वातावरण, और इतना नॉमिनल जो टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर ये सारी कंडीशंस अब एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स भी गिर रहे हैं, पॉल्यूशन भी हो रहा है, और इसी के चलते कोरल ब्लीचिंग सबसे ज़्यादा हो रही है ना। कोरल 25% मरीन बायोडाइवर्सिटीज रखती है, और ये सी फ्लोर का 1%, 1/3% कोरल रीफ लेती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिशिंग इंडस्ट्रीज वो सर्वाइव करते हैं, और माना जाता है 2.7 ट्रिलियन एनुअली ये कोरल्स के वजह से टूरिज्म एंड गुड एंड सर्विसेज मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोविड से पहले 4.6 बिलियन एनुअली टूरिज्म एंड 60,000 एम्प्लॉयमेंट ये कोरल्स के द्वारा दी गई थी, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। साथ ही साथ सिर्फ यही काम नहीं है, स्टॉर्म्स को भी आने से रोकता है। अगर आसपास अच्छा कोरल है, रीफ है, तो कोई सुनामी आ रहा है, स्टॉर्म्स आ रहा है, तो उससे भी वो साइक्लोन्स आ रहा है तो उसके इफेक्ट को भी वो कम कर सकता है। अगर कोई रीफ मर जाता है ना, तो उसको रिवाइव होने में टाइम लगता है, डिकेड जितना, बट वो हो सकता है अगर उसको प्रॉपरली सेटल आउट कर दे तो, ठीक है। now बात करते हैं व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन्स। बेसिकली हाल फिलहाल में केरला में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, और भी इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीच में एक वर्डिक्ट दिया गया था, जिन्होंने उन्होंने बोला था कि जितने भी स्टेट्स यूटीज़ के अंदर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है,
उसके एरिया से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर के एरिया का एक बफर जोन बनाया जाएगा, जिसे बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन्स, ठीक है। और वो जोन्स के चलते काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ प्रोहिबिट हो सकती है। अभी उसी के बेसिस में केरला प्रोटेस्ट करे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसी जोन के आसपास रहते हैं और उसी के चलते वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो सब उन्हें रोकनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है, इसलिए वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट में दिख रहा है। नाउ बात करते हैं, अब ये देखो मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया कि 0 से 1.5 किलोमीटर को कर दिया गया इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। देन फिर 0 से 1 किलोमीटर तक किया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 किलोमीटर का बोला गया है। इको सेंसिटिव जोन एक फ्रेजाइल जोन है जो नोटिफाई किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। ये याद रखना, यही मिनिस्ट्री है जो नोटिफाई करती है कि इन सारे एरिया के पास इको सेंसिटिव जोन कौन सा है, ठीक है। पर्पस क्या है, शॉक एब्जॉर्बर, डायरेक्ट वहाँ हो, इससे जो आसपास में शॉक एब्जॉर्बर तो अंदर एक्टिविटीज़ में कुछ हैम्पर ना करे। यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है मेजरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ब्रिक्स बनाने की इंडस्ट्रीज, कमर्शियल यूज़ ऑफ फायरवुड एंड अनट्रीटेड एफ्लुएंस प्लांट्स पानी के अंदर रखना, ये सब प्रोहिबिटेड है। कोई नई कमर्शियल होटल एंड रिसोर्ट नहीं परमिटेड है विद इन दी 1 किलोमीटर, नई नहीं परमिटेड है। हाँ, इको टूरिज्म छोटी मोटी वाली चलेगी, पर नई कमर्शियलाइज रिसोर्ट्स वो सब प्रोहिबिटेड है इस एरिया में। अब नए आप देखो इको सेंसिटिव एरियाज यू विल फाइंड ओवर हियर, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, थिंग क्रिक, देन मैंगलोर, ये सब जो है ना ऑलमोस्ट आपको एरियाज दिख रहे हैं, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है। पुलिकेट लेक, सारे के सारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। पार्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, तो विम्बलडन लेक, कोरल्स ऑफ लक्षद्वीप, और उसी के 1 किलोमीटर के आसपास कुछ भी अब परमिटेड, 1 किलोमीटर के अंदर तो कुछ परमिटेड नहीं है। नाउ क्या एक्टिविटीज़ अलाउड है, तो परमिटेड, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, 3 तरीके की एक्टिविटीज़ है। प्रोहिबिटेड में अभी हमने देखा कमर्शियली माइनिंग नहीं कर सकते हो आप वहाँ पे, पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज़ नहीं कर सकते हो, बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट्स नहीं लगा सकते हो, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ जैसे हॉट एयर बलून वो सब नहीं कर सकते। रेगुलेटेड मतलब होटल, रिसोर्ट, झाड़ गिरवाना, केबल्स लगवाना, ये सब परमिशंस ले लेके करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सिस्टम वो सब परमिटेड कौन सी है, ऑन गोइंग जो चल रही है हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये परमिटेड, बाकी रेगुलेटेड एंड प्रोहिबिटेड है। नाउ हाउ दे डिमार्केट, यूज सी इको सेंसिटिव जोन इज नॉट मेंशन ओवर हियर, याद रखना इधर कुछ मेंशन नहीं किया है। ऑन दी अदर हैंड क्या लिखा गया है इस सेक्शन के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट कर सकती है कोई एरिया, कोई इंडस्ट्रीज किसी बेसिस के ऊपर कि ये सेफगार्ड मतलब यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। पर ऐसा कोई जोन होना चाहिए ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। रूल में भी सेंट्रल को ऑथराइज किया है कि आप बैन कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो लोकेशन कोई भी इंडस्ट्रीज का यहाँ ऑपरेट होने में। सो गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर no development zone based on the same ground. ना यही जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL गई थी नीलगिरी तमिलनाडु के फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ नहीं उन्होंने सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, और इसी के चलते काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है केरला के अंदर और भी काफ़ी जगह। ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ गया था जब कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट आई थी तभी भी प्रोटेस्ट हुआ था। सी यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस एरिया के आसपास ही 1 किलोमीटर के अंदर ही कितने लोग रहते हैं, एंड दे आर लाइक कि ये फिर हमारी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर की, क्योंकि पेस्टिसाइड वो सब रेगुलेटेड है, मतलब आपको पूछना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ हैम्पर हो जाएगी, और ये अगर ऐसे दे देंगे तो हमारी कंडीशन डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सी मैंने बोला था कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट आई थी तभी भी प्रोटेस्ट हुआ था, केरला में भी, कर्नाटका में, सो पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। नाउ बात करते हैं वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट ये आप देख रहे हो, ये सेती रिवर है,
ये ट्रिब्यूटरी है कर्नाली की, ठीक है। ये ऑलमोस्ट महाभारता रेंज के पास फ्लो करती है, वेस्टर्न एरिया, इसको ही बोलते हैं पश्चिमी नेपाल का कुछ पश्चिमी इलाका है, सिंधु पश्चिमी पश्चिमी इलाका है, जहाँ पे ये ये जो सेती रिवर है उसी के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान करने की बात चल रही है। बेसिकली क्या हुआ, 2012 से लेके 18 तक 6 साल तक चाइना एंगेज रहा था, बात चल रही थी, पर अब उन्हें लगा ये फिजिबल नहीं है वो सब, तो उन्होंने बंद कर दिया। फिर एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी पर वो रेडी नहीं थी इसे लेने के लिए। फिर उनका गया कि ऑलरेडी इंडिया का एक रूल है कि अगर चाइना कोई भी बना रहा हो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी हम इंडिया में परचेस नहीं करेंगे, उसके अलावा की करेंगे, ठीक है। तो उन्हें लगा कि ऑलरेडी इंडिया का ये है, प्लस चाइना वो सब कर नहीं रहे, तो एक काम करते इंडिया को ही दे देते। तो नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक हाइड्रो पावर प्लांट लगेगा जिसमें इंडिया इज गोइंग टू परचेज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर। यहाँ से थोड़ा परसेंटेज नेपाल को भी दिया जाएगा। इस इलाके में जो लोग अफेक्ट होंगे उनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं ना। अगर मैं सेती रिवर की बात करूँ तो सेती रिवर मेजरली आपको ज़्यादातर भरी हुई दिखेगी बारिश के टाइम पे। मई के टाइम पे जो बारिश का टाइम होता है वहाँ पे भी, और जो ऑफ सीज़न बारिश का टाइम नहीं होता तभी भी वहाँ अच्छी मात्रा में बारिश गिरती है, ठीक है, सेती रिवर के ऊपर ना। बात करते हैं ये फार वेस्टर्न रीजन 750 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें से फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी नेपाल को। 31.9% जितनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आसपास का एरिया भी सबडक्ट होगा, तो वो लोग को हैम्पर होगा, तो उन लोगों को नेपाली रुपए में 10 मिलियन दिया जाएगा और 30 यूनिट जितना पर मंथ फ्री दिया जाएगा, ठीक है। अभी रिलेशन की बात करें इंडिया नेपाल की, सो इंडिया नेपाल का रिलेशन काफ़ी ट्रेजेक्टरी से चल रहा था, बीच में ब्लॉकेट हो गया था तो रिलेशन बिगड़ गए थे, फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होने की कोशिश हुई, फिर उसके बाद रिसेंटली 2020 के अंदर हमने वहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए एक रोड बनाया गया था, और वही वापस से इशू आ गया था। लिपामुद्रा फिर लिपामुद्रा और ये लिपू लेक और वो सब पूरा का पूरा वापस से कॉन्फ्लिक्ट आ गया था बॉर्डर मैपिंग की वजह से, और नेपाल ने तो खुद का एक मैप भी बना दिया था काला पानी का रास्ता और वो सबको कंसिडर करके, तो उसी की वजह से रिश्ते बिगड़े। पर अभी वापस से सुधरने की कोशिश हो रही है। अभी नेपाल में गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी हाइटेड है। बात करते हैं नेपाल के पास कुछ 6000 रिवर है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी है कुछ 83,000 मेगावाट जनरेट करने की, ठीक है। बट नेपाल के पास इतना ज़्यादा वो पैसा नहीं है, तो दे हैव टू डिपेंड ऑन दी अदर कंट्रीज। सो इंडिया ने काफ़ी अप्रोच किया है नेपाल को कि वो उनके पानी का एक्सेस दे, जो जिससे वो बिजली जनरेट कर सके। इंडिया एक वाइबल पावर मार्केट भी है नेपाल के लिए। नेपाल अपनी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को बेचता है और लेता भी है इंडिया से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो बेचने वाला है। अभी प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पहली बार इंडिया के साथ प्रोजेक्ट नहीं हो रहे, पहले भी बहुत सारे हुए थे, पर इशू ये है कि टाइम पे ख़त्म नहीं होता। जैसे चाबार वाला इशू था कि टाइम पे हम ख़त्म ही नहीं करते प्रोजेक्ट्स को, और प्लस इंडिया और नेपाल के बीच में पावर परचेज अग्रीमेंट नहीं है, तो उसी के चलते कितने प्रोजेक्ट्स अटक चुके हैं, डिले हो चुके हैं। प्लस ये बहुत सेंसिटिव एरिया है क्योंकि अर्थक्वेक सेस्मिक एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होता है। एक महाकाली ट्रीटी हुई थी, महाकाली 1996, जहाँ पे इतना मेगावाट का बनाने वाला, पर अभी तक इसकी डिटेल रिपोर्ट बाहर रिलीज़ नहीं हुई है। काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे ही अटके हुए हैं, इसलिए इशू आता है। पर दूसरी बात, इंडिया सफ़र हुआ भी है। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया था इट वॉज अ सक्सेस। अभी अरुण 4 भी दिया जाएगा, ऑन द बेसिस कि ये दिया जाए तो माइट भी अरुण 4 भी आने वाला है। बेनिफिट क्या रहेगा? सी, नेपाल ऑलवेज फेस अ पावर शॉर्टफॉल 900 मेगावाट का। अब ये इंस्टॉल कैपेसिटी 200 मेगावाट जितनी है और अभी सिर्फ इतना है, तो इसकी वजह से शॉर्टफॉल होता है एंड दे हैव टू परचेस। ये ऐसा होगा जहाँ पे वो सेल करने वाले इंडिया को
अपना इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर, पहले वो इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे अब वो सेल करेंगे। सो बेनिफिट है उनके लिए, बिजली भी फ्री में मिल रही 30% एंड बाकी का सेल करेंगे। इंडिया नेपाल टाइज की बात करें तो इंडिया नेपाल की टाइज 1950 फ्रेंडशिप ट्रीटी से चलती है। इंडिया नेपाल एक दूसरे के वहाँ इजीली विजिट कर सकते हैं और प्लस मेनी नेपालियंस आर वर्किंग इन इंडिया। 8 मिलियन नेपाली सिटीज़न आराम से काम करते हैं इंडिया में, बेटी रोटी का रिश्ता है हम लोगों का, प्लस काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। 5 इंडियन स्टेट्स बॉर्डर करती है नेपाल को, नेपाल 1850 किलोमीटर इनकी बॉर्डर है। सिक्किम आप देख लो, दिस इज़ नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, और वेस्ट बंगाल, इतने सब टच करते हैं नेपाल को। तो इसलिए न्यूज़ में भी इससे आपको थोड़ा जोग्राफिकल बैकिंग बता देते हो। फ्री मूवमेंट है लोगों का, ओपन बॉर्डर से, याद रखना आप आराम से नेपाल जा सकते हो ओपन बॉर्डर से दोनों के बीच में। अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी डेवलपमेंट पार्टनरशिप इंडिया एंड नेपाल की, तो बहुत ब्रॉड बेस्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ग्रास रूट लेवल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सभी के बेसिस पे चल रहे हैं। इन रिसेंट ईयर जैसे 10 रोड अपग्रेड किए गए तेराई एरिया में, फिर रेल रिंग्स बना रहे जोगबनी, बिराटनगर, जयनगर, बर्दीबास एरिया के अंदर, फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। टोटल इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया गया है एड टू नेपाल 1200 करोड़ का बजट के अंदर, ठीक है। और लाइन ऑफ क्रेडिट दी है 1.65 बिलियन यूएस डॉलर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पोस्ट अर्थक्वेक था उसके बेसिस पे। तो काफ़ी सारी इंडिया मदद करती है एंड यही एक तरीका है इंडिया नेपाल की पार्टनरशिप का। तो इससे सवाल आ जाता है कि क्योंकि नेपाल हमेशा चाइना का कार्ड बनाता है और नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का ज्वाइन भी किया था, जिसकी वजह से इंडिया थोड़ा अपसेट भी था। बट अगेन गुजरात डॉक्ट्रिन हमें याद रखना पड़ेगा, एज इट इज सेड कि इंडिया को अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि व्हाट यू आर गिविंग यू डोंट एक्सपेक्ट इट गेटिंग द सेम फ्रॉम योर नेबर्स, आपको लीड करना है। उस तरीके से अपनी पॉलिसीज प्लान अप करो। अच्छा है, वी आर गोइंग अ न्यू ओपनिंग विद इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप, दे आर आवर नेबर, और पड़ोसी पहले ही आते हैं काम में रेदर देन दूर बैठे पड़ोसी जो काफ़ी दूर है, पानी समुंदर पार करे, ठीक है। यूएस आएगा नहीं मदद करने, जितना पड़ोसी देश काम पे आ सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट इंडिया एंड चाइना? आई होप आप लोगों ने पढ़ा क्या है क्वेश्चन का डिमांड। लिपू लेक, बनिहाल पास, शिपकिला लेक, ये सारे आपके जो बोलते हैं ना पैसेजेस है, ऐसे मैपिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो शिपकिला लेक, लिपू लेक तो अभी मैंने जस्ट बताया था, काला पानी के पास वाला, ठीक है। तो वो इंडिया तिब्बत को टच करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड भी सही है, शिपकिला लेक, ठीक है। बनिहाल पास ये JNK के अंदर है, ये चाइना को टच नहीं करता। सो सेकेंड इज रॉन्ग, 1 and 3 इज करेक्ट। So you can see लिपू लेक, नथुलाल पास, ये सब चाइना को पास करते हैं। शिपकिला सतलज का वहाँ पे जॉर्ज बनता है एंड लिपू लेक अपने उत्तराखंड के पास है। नाउ इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है, पढ़िए ज़रा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स है वो इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, वही आपको कंसिडर करने हैं. Election Commission of India is not only responsible for conducting free and fair election, but it is also render a quasi-judicial function between the various political parties. ठीक है, पहला तो ये लिखा है. दूसरा है both the number and tenure of election commission are decided by CEC. Third is the appointment of election commissioner fall within the purview of Article 324. सो आर्टिकल 324 पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन के बारे में ही बताता है. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट. क्वासी जुडिशियल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को जब उसमें बताया था कि कैसे इलेक्शन कमीशन, जब कोई जैसे पार्टीज है उनके बीच में टकराव हो गया कि भैया ये क्यों दिया है सिंबल, ये सही से नहीं हुआ है, तो उस वक्त वो एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन की तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है. सेकेंड इज इनकरेक्ट. पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट को बोला कि वो टेन्योर और नंबर फिक्स कर सकते हैं, तो सेकेंड इज इनकरेक्ट. नाउ डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये वहाँ के जो इविका, तो जो पहले अभी बनी गई है रिसेंटली, ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के हेड है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, चीफ बोल सकते हैं आप उसे. रिसेंटली यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करी गई है, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी. काफ़ी सारी चीज़ों पे वार्तालाप हुई, वैक्सीन के रिगार्डिंग, फिशिंग के रिगार्डिंग, देन इवन फूड सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग. तो उसी के ऊपर बात थी. उन्होंने बोला कि बहुत टाइम तक डब्ल्यूटीओ के अंदर कुछ प्रॉपर तरीके से फंक्शन और आउटपुट आए नहीं थी. ये पहली मीटिंग है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल के आई, इनका ये कहना है. सो ये जेनेवा में हुआ था, इसको को होस्ट कजाकिस्तान ने किया गया था, पर जेनेवा के अंदर ये मीटिंग डब्ल्यूटीओ की हुई थी. पीयूष गोयल गए थे वहाँ पे ना. डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं. ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ था गेट, उसी का ही नया वर्जन बनाया डब्ल्यूटीओ, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ रख दी, गुड्स के साथ सर्विसेज एंड आईपी, पीपल टू पीपल कनेक्शन, वो सब कुछ इसमें डाल दिया गया है. ठीक है, सो डब्ल्यूटीओ एक इंटरनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स की टाइज बिटवीन नेशंस होती है. सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में डब्ल्यूटीओ. जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है. ये गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसी सब के बीच में नेगोशिएशन करता है, डील्स लाता है, रूल्स बनाता है. प्लस अगर दो स्टेट्स के बीच में विवाद हो जाए इन्हीं के ऊपर, तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी इसी के अंदर रखी गई है. सो डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि वो ना दो देश के बीच में डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस को रिड्यूस अप करने की कोशिश करता है, ओपन अप करने की कोशिश करता है इकोनॉमी को. ठीक है, सो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स यहाँ पे जजेस जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनके द्वारा देखे जाते हैं. ये बॉडी हाल फिलहाल में अटक चुकी है क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट यूएस के द्वारा की नहीं गई है. अभी जनरली हम देखें कि यूएनएससी के अंदर तो वहाँ पे 5 लोगों के पास ही वीटो पावर है. यहाँ पे हर एक कंट्री के पास वीटो पावर है, मतलब कंसेंसस बेस यहाँ पे सारी चीज़ों के ऊपर डिसीजन लिया जाता है. 164 मेंबर्स है इंक्लूडिंग ईयू, 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, ईरान, इराक, भूटान, लीबिया. इंडिया फाउंडिंग मेंबर दोनों का रह चुका है. ठीक है, सो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे नेगोशिएशन यहाँ पे हो सकते हैं ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के लिए. इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये वर्ल्ड ट्रेड का 98% रेगुलेट करता है डब्ल्यूटीओ. सो हर 2 साल में एक बार मीटिंग होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की, उसी की ये मीटिंग थी. आप देखो ट्रेड नेगोशिएशन, सारी कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशंस का तरीका, बायलैटरल ट्रीटीज़ आप देखते हो आती है, कंट्रीज़ नेगोशिएट करती है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज़ या रीजनल इकोनॉमी, ये इसी के माध्यम के अंदर से सारी चीज़ें हो रही है. ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है डब्ल्यूटीओ के रूल्स जो है, और मॉनिटर करता है कि अगर कोई सही से फॉलो नहीं कर रहा है. प्लस डिस्प्यूट सेटलमेंट भी है, तो वो फिर इन्फोर्स करता है अपने रूल्स रेगुलेशन को. आउटरीच करता है लोगों का पहुंचाने का, लोगों को अंदर इंक्लूड करने का, एक प्रॉपर ट्रेड कैपेसिटी बढ़ाने का उसका काम है. ठीक है, हर 2 साल में एक बार होता है. यहाँ पे सबके हेड मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं और डिसाइड करते हैं. IMF वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या होता है, एक बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो सब काम करते हैं. यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के हेड आके मिलकर डिसाइड करके फाइनल वर्क ऑन करते हैं.
तो ये साल का कॉन्फ्रेंस जेनेवा में कोस्ट कजाकिस्तान ने किया है। अभी इस कॉन्फ्रेंस जो 12वां वाला है उसमें काफ़ी सारे की टेक अवेज थे, आप देखोगे तो सबसे पहला कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज, कर्टेलिंग दी हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज, ये पहला एक उन्होंने की टेक अवे रखा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि जो सब्सिडीज दी जा रही है ना उसमें क्या हो रहा है, लोग इलीगली फिशिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, मरीन इकोसिस्टम में भी हैम्पर हो रहा है, फिशिंग इंडस्ट्रीज को भी हैम्पर हो रहा है इन द लॉन्ग रन पे। तो उसी सब्सिडीज को रोकने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ये सब्सिडीज नहीं दी जाएगी जो इलीगली फिशिंग को प्रमोट कर सके। तो इंडिया ने बोला भाई रुको, हम सही बात मानते कि हाँ होना चाहिए, बट जो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल आर्टिसनल फिशिंग है उन लोगों को हम जो सब्सिडीज दे आप उसको मत रोकना, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वही इलीगली फिशिंग करती है, इनसे तो कुछ होता इतना बड़ा स्केल में नहीं करेंगे। तो इन्हें जो लेंगे आप वो इसके अंदर ये क्लॉज मत रखना, ठीक है। तो ये बात मानी गई। सो इंडिया की भी एक कंसेशन मिला तो जीत हुई थी इसके अंदर। सो हार्मफुल प्रैक्टिसेस फिशिंग को रोकने का और ग्लोबल फिशिंग स्टॉक को बढ़ाने का ये रखा गया है नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट 4 ईयर्स तक ये लॉ बना रहेगा, उसके बाद फिर देखेंगे किस तरीके से करना है। अभी क्या है 2001 से मेंबर स्टेट ने शुरू किया है कि बैन करो सब्सिडीज जो ओवर फिशिंग को प्रमोट करती है। फाइनली अभी ये जो ट्रेड डील्स बनी है जो बना रही है कि ये कंसेशन विन भी हुआ है इंडिया का और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का, प्लस दिस इज गोइंग टू इरिगेट सब्सिडीज ऑन इलीगल फिशिंग। बट कितने क्रिटिक्स है बोलते हैं ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इरेडिकेट करने का काम नहीं करने वाला है, बंद नहीं कर देगा, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट ही करेगा, 4 साल तक ही है। दूसरा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। अभी फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ जिसके चलते फूड सिक्योरिटी काफ़ी क्राइसिस इमर्ज होके आई है और उसी के वजह से बोला गया है कि जो कंट्रीज फूड एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्रीज को, ठीक है, तो ये वो जो बैन लगाया गया है ना कि ये ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है वो एग्जाम कर देना चाहिए हाल फिलहाल के अंदर, ठीक है। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटा देना चाहिए ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फूड दे सकते तो वो दूसरी कंट्रीज में भेज सकते हैं, इसमें कोई ट्रेड मार्केट नहीं बिगड़ेगा, ये बोला गया। दूसरी चीज़ इंडिया के द्वारा ये कही गई कि भैया हमारे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के अंदर काफ़ी सारा फूड है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे फूड क्राइसिस होती है तो वी कैन गिव दिस फूड, आप सिर्फ मंजूरी दे दो इसके अंदर, ये फूड सिक्योरिटी के अंदर, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बोला कि ठीक है बात आपकी सही है, हम नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग करेंगे तब हम इसके ऊपर खास में चर्चित करेंगे। तो यहाँ तक इधर बोल दिया, पर इतना बोला कि एग्जाम किया यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर कि कंट्रीज दे सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हाँ, इंडिया का जो स्टॉक होल्डिंग है ना, जो हम एमएसपी से स्टॉक होल्डिंग कर रहे हैं वो नहीं इंडिया दे सकती, अभी वो लॉ के अगेंस्ट है, इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो सकता है क्योंकि इंडिया सब्सिडीज में लेती है ना। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर भी बातचीत हुई। बेसिकली जब से इंटरनेट बना है तब से इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ें यूजेज हो रही है उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया। अभी ये जो है ना ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन वो हाइप पे बहुत चला गया, आज पूरा वर्ल्ड डिजिटली जा रहा है और उसके ऊपर आप टैरिफ नहीं लगा सकते, तो ये सही नहीं है। और यही अपील करी गई है, इंडिया ने बोला कि बिकॉज ऑफ इट इंडिया हैज़ लॉस्ट 50 बिलियंस ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम 49 डिजिटल प्रोडक्ट्स। हाँ, ये जो आ रहा है इसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी इतना लगा सकते थे पर लगा नहीं सकते क्योंकि ये मना किया है। तो ये जो एक्सटेंशन है ना अब इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, ये बात कही गई थी। फिर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात हुई। अभी जैसे हमने देखा होगा कि जब भी वैक्सीन बनती है तो ये आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी के दिमाग के रिसर्च के थ्रू बनी हुई है तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, बट बिकॉज लोगों को एक्सेसिबल रहे तो इसमें जो पेटेंट है उसको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हो। ये प्रपोज ओरिजिनली किया गया था, इसका वाटर डाउन वाला वर्जन अभी एक्सेप्ट किया है कि रीच फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अभी इसको अपोज किया कि ये थोड़ी ना है तरीका, बट डब्ल्यूटीओ ने अग्री किया है कि कहीं ना कहीं फॉर द 5 ईयर्स आप पेटेंट होल्डर की परमिशन मत लो और ये कोविड-19 की वैक्सीन स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन, कोई डायग्नोस्टिक टूल ट्रीटमेंट उस सब की बात नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन
आप बना सकते हो। तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला कि काफ़ी चीज़ तो छोड़ दी है, नैरो है ये डिस्कशन, और काफ़ी इंटेंस डिस्कशन चला, पर फाइनली WTO ने पास किया। कोविड-19 में कोई IPR नहीं लड़ेगा 5 साल तक, तो दैट्स गुड। काफ़ी सस्ते मात्रा में बनाए सकते हैं, और इंडिया तो उसमें माहिर है, और दे सकते हैं उन कंट्रीज़ को जिनको वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी नहीं, तो लोगों को काफ़ी सस्ते रेट में हेल्थ सर्विसेज एक्सेस हो सकती है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सी। ये आपका मैपिंग का क्वेश्चन है, बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सी। तो रेड सी का पहला क्या, ये अफ्रीका एशिया के बीच में लाई करती है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर बोला गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है रेड सी से, हाँ जी। फिर बोला है 4 एशियन कंट्रीज बॉर्डर करते हैं रेड सी को, और ऑन ईस्टर्न साइड, तो भैया ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 एशियन कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, यमन एंड सऊदी, और बाकी 4 अफ्रीकन कंट्रीज है जो बॉर्डर करते हैं रेड सी को। सो आंसर विल बी 1 and 3 सी। आप ये देखिए, सऊदी एंड यमन यही सिर्फ रेड सी को बॉर्डर करते हैं एशियन कंट्रीज में से। यहाँ पे आप देखो इजिप्ट है, सूडान है, अल्जीरिया है, जिबूती है, ये बॉर्डर करते हैं रेड सी को। यहाँ पे टॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो पास होता है नदन मस, आप देख सकते हो लाइन एक जा रही है टॉपिक ऑफ कैंसर की, दिस इज द लाइन, ये आप देख रहे हो, ये टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो ये रेड सी से पास हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मैपिंग के बन सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रीलिम फोकस सीरीज समर सॉलिस्टाइज, अभी बेसिकली 21 जून आया है, सबसे बड़ा दिन गिना जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में, समर सॉलिस्टाइज बोलते हैं इसको। सॉलिस्टाइज का मतलब क्या है, लैटिन में से बोला जाता है सन स्टैंड मोशनलेस, मतलब सन इतना मोशन में नहीं है, फटाफट नहीं जाए, एकदम मोशनलेस, बहुत धीरे गति, कुछ मूव ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो फॉर दोज रिसाइडिंग नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, बेसिकली ये हमारा गोला और ये हमारा इक्वेटर, इसके जो नॉर्थ में रिसाइड कर रहे हैं, उस वक्त 21 तारीख को इन सभी कंट्रीज को ये दिन लंबा रहेगा, लॉन्गेस्ट डे, मतलब 7:30 बज जाएगी ना फिर भी धूप ही रहेगी, ऐसा लंबा दिन रहेगा। अब यहाँ पे लंबा दिन रहेगा, तो ये जो साउथ में जो कंट्रीज है यहाँ पे लंबी रात रहेगी, ठीक है। सो ये डे हायर अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी उस वक्त मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब 23 पे एग्जैक्टली सन डायरेक्टली हेड पे ही होता है, और सदर्न हेमस्फीयर में ये चीज़ होती है लंबी दिन 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या तो 23 दिसंबर, और नदर्न हेमस्फीयर में लंबी रात उस वक्त होती है, जिसे बोलता है विंटर सॉलिस्टाइस। बेसिकली हमारा गोला उसके एक्सिस पर रोटेट करता है, और इस टाइम वो इतना टिल होता है कि सन यहाँ पर ज़्यादा होता है और ये सदर्न दूर होता है, इसी के वजह से समर सॉलिस्टाइस होता है। सो यू कैन सी, ये रहा जून का महीना, यहाँ देखो, यहाँ सबसे ज़्यादा धूप है, यहाँ घूमते घूमते यहाँ देखो इक्वल है, दोनों में इक्वल होगा। अभी यहाँ देखो यूँ है, तो सदर्न पोर्शन में जा रहा है, यहाँ रात लंबी है, रात लंबिया, ठीक है। फिर ये देखो मार्च, दोनों इक्विनॉक्स है, इक्वल डेज इक्वल नाइट। नाउ सेकेंड टॉपिक चंबल रिवर। चंबल रिवर हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है। ये बेसिकली एक नेशनल वाइल्ड लाइफ नेशनल सेंचुरी भी है, पर यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार ने 292 हेक्टर माइनिंग का 5 स्ट्रेचेस में चंबल के पास और उसकी पारावती रिवर के पास प्रपोज किया है देने के लिए। क्यों? क्योंकि आप पहले से सैंड माइनिंग बहुत इलीगली हो रही थी, और जो ये जोन के अंदर जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उनके लिए काफ़ी हेडेक हो गया।
उनके काम को ओवरलोड कम करने के लिए उन्होंने बोला हम ही दे देते माइन, ठीक है। तो ये प्रपोज किया गया है कि इलीगल माइनिंग इतनी ना हो, सही तरीके से हो। तो बेसिकली 2006 से यहाँ पे माइनिंग बैन करी हुई है, प्रोहिबिट करी हुई है, अभी उसी के लिए प्रपोजल दिया गया है। हमें बढ़ना है चंबल रिवर के लिए, ठीक है। सो ये देखो चंबल रिवर, ये दिख रहा है आपको, विंध्या से निकलती है ये चंबल रिवर। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बनास जो अरावली रेंज से आती है, ठीक है। और भी ट्रिब्यूटरी है उसकी पाराबाती, काली सिंधी, और ये रही चंबल। महुआ, इंदौर के पास एक महुआ रीजन है, वहाँ से ही निकल के आती है। एंड फाइनली ये खुद चंबल एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। सो चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, सबसे बड़ी है, ठीक है। और ये चंबल महुआ जो इंदौर के पास एक जगह है महुआ, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, मालवा रीजन के आसपास पूरा ड्रेन करती है। प्लस ये मध्य प्रदेश से जाती है, राजस्थान में घूमती है, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश में बॉर्डर बना के फिर सीधा टर्न मारती यमुना के लिए यूपी के अंदर, ठीक है। तो ये बॉर्डर बनाती है, याद रखना। 5 रिवर का संगम है, फाइनली कन्फ्लुएंस होता है भरे इन यूपी के अंदर। एंड चंबल रिवर पॉल्यूशन फ्री रिवर है एंड बहुत अच्छा इसका फाउनल है, बहुत सारी स्पीसीज़ है। स्पेसिफिकली 2 क्रोकोडाइल के स्पीसीज़ घड़ियाल एंड मगर यहाँ पे ही मिलते हैं। 8 स्पीसीज़ फ्रेश वाटर की, टर्टल, स्मूथ ओटेड कॉटर्स, दैन गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स एंड स्कीमर्स, ब्लैक बेल्ट टर्न, सॉरस कैन, ये सारी की सारी स्पीसीज़ यहाँ पे मिलती है। फ्रेश वाटर रिवर है चंबल, ठीक है ना। नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो ये लाई करती है नियरली श्योपुर, मोरेना, भिंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उसी के आसपास 400 किलोमीटर पे। 75% नेचुरली लिविंग पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इसी चंबल रिवर और इसी सेंचुरी के अंदर है। क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज है, यहाँ पे डॉल्फिन्स भी मिलती है और काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी है, टर्टल्स भी है। ये 3 पॉइंट जंक्शन है यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान का, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा डिक्लेयर यहाँ पे मध्य प्रदेश में इसको किया गया है कि यहाँ पर ही है। विद इन दिस सेंचुरी चंबल रिवर अपने आप को रेवाइंस में कट करती है, इसलिए बोलते हैं चंबल में डाकू बहुत होते हैं, क्योंकि वो रेवाइंस इस तरीके से बनाती है उसकी नदी के वहाँ पे आप इरिगेशन नहीं कर सकते हो, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, बेसिकली नहीं अच्छा है। पूरा निकाल दिया गया है, इस तरीके से रिवाइंस बने गए हुए ना, सॉइल पूरा का पूरा, ठीक है। सो साउ जाओ फेस्टिवल, ये आप बोर्ड देख रहे हो, साउ जाओ एकदम मस्त टोपी में फुल वुल लगा के सेलिब्रेटिंग, फेनी वेनी खा के ऑन द रिवर रॉक्स, ठीक है। ये बेसिकली हर साल एवरी मानसून सीजन गोवा में ये फेस्टिवल बनाया जाता है। ये कैथोलिक फेस्टिवल है सेंट जॉन दी बैप्टिस्ट के द्वारा। ये सेलिब्रेशन किया जाता है जहाँ पे फ्रूट्स और फ्लावर्स और लीव्स से क्राउन बनाया जाता है। ये रेवलर्स होते हैं, रेवलर्स मतलब ये पार्टी करने वाले, ठीक है। सो पानी, फाउंटेन, रिवर्स, उसके ऊपर ये लोग एंजॉय करते हैं, पूरा मस्त घूमते रहते हैं। एंड बच्चों के द्वारा, एडल्ट्स के द्वारा एंजॉय किया जाता है। ये ट्रेडिशनल घुमोट एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जो गोट की स्किन से बनाया जाता है, उससे टक 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 बजा के मस्त फेनी वेनी खा के, गोवा की फेनी काफ़ी फेमस है, वो फेनी सर्व होती है। प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेस ऑफ प्राइड, यहाँ पे माना जाता है कि जो सन इन लॉ होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं, पता तो चले कि आफ्टर लाइफ हमारी बिटिया के जमाई कैसे है, ठीक है। सो काफ़ी इंट्रोड्यूस होते हैं गांव के अंदर सन इन लॉ, उनको क्राउन किया जाता है इसी सब की तरह और बिठाया जाता है कि जाओ झूमो आप भी। और ये एक कैथोलिक सेलिब्रेशन है जो 24 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द रिवर जॉर्डन रिवर। ये जीसस क्राइस्ट का है, उसी को यहाँ पे इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। उड़ीसा का एक और है मो बस। ये बस बेसिकली एक पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्टेशन है जिसको यूएन के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है, बिकॉज ये बस के अंदर काफ़ी ऐसे टेक्निकल वाईफाई इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए, हाई टेक चीज़ें रखी गई है, जिसकी वजह से महिलाएं लोग आज जॉब इजीली जा सकती है और सेफ्टी के कोई इश्यूज नहीं है। तो इसीलिए उड़ीसा की मो बस को मिला गया है यूएन का 10 टॉप ग्लोबल रिसिप्टेंट्स ऑफ इट्स एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022, बिकॉज ये प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज टू अचीव SDG गोल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मो बस सर्विस नवंबर 6 से लॉन्च की गई है 2018 से। यहाँ पे स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फुल्ली मिलेगा इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर।
फिर यू विल बी गोइंग टू सी यहाँ पे फ्री ऑन बोर्ड वाईफाई सर्विसेज है, डिजिटली अनाउंसमेंट किया जाता है कौन सा स्टॉप आ रहा है, कैमराज भी अंदर लगे हुए, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग है। फिर यहाँ पे जो गाइड्स होगी ना मॉबर्स की 50% एंश्योर किया कि वुमेन्स ही हो, बेसिकली कंडक्टर्स, ठीक है ना। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड की बात करें तो 2003 से ये अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई है, मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, किसी ने पब्लिक सर्विस मतलब सरकारों के द्वारा कोई ऐसी अच्छी पब्लिक सर्विसेज दी है, उसी के अंदर इंडिया को भी मिला है। सो दैट इज़ वेरी गुड कि उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी अच्छा है, बाकी स्टेट्स को भी एक एग्जाम्पल के तौर से मिलेगा। सो ये हर सालाना प्रोफेशनल रोल एंड विजिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज के बेसिस पे अवार्ड दी जाती है, आपको नाम लिखाना पड़ता है, आपके काम को देख के फिर वो दिया जाता है। सो टिल हियर हम यहाँ तक रखते हैं, जितने इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने रखे, और भी थे बट विद द टाइम फ्रेम पीरियड हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। सो आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और आप अपने आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में डालिए। सो विल ऑल्सो गेट टू नो कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हो, ठीक है। टिल दैट थैंक यू, बाय बाय।